बेटा जरा सुने प्लीज, आवाज आ रही? अब आ रही? अरे बेटा चुप करोगे तो आवाज आएगी ना, चुप करो, चुप करो। अरे चुप करोगे, ये भी कहने की जरूरत नहीं, चुप करो। आवाज आ रही? उनको सुनने दो फिर। और मैं कहने लगा था फिर बेशर्म। अब बताओ लास्ट वालों, आवाज आ रही? ठीक हो गया, ठीक हो गया। बेटा ये स्लाइड नजर आ रही है ना, ये स्लाइड्स ही दिखाने की नीयत है। ठीक है अर्शद, मेरा ख्याल है मजीद तो वो नहीं, ठीक हो गया। लो बेटा मैं एक चीज ऑब्जर्व कर रहा हूं कि मैं ये आप लोग मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद आज लॉ की क्लास में बहुत स्टूडेंट्स बैठे होंगे और बीएम की क्लास में शायद इतने ज्यादा बच्चे नहीं बैठे होंगे, क्योंकि आपको पता है कि अगर एक चीज देखिएगा कि लॉ को पास करना अभी उसमें ज्यादा बड़ा बेनिफिट है। आप यहाँ पे आप बेटा साथ साथ हो जाओ। तो अगर देखा जाए लॉ को पास करना ज्यादा बड़ा बेनिफिट है एज कंपेयर टू बीएमबीएस। लेकिन अगर किसी बच्चे का रह ही बीएमबीएस गया हो या लॉ वो ऑलरेडी पढ़ रहा था और अब साथ वो बीएमबीएस को उठा रहा है, वो बात समझ में आती है। लेकिन मेरे बच्चे याद रख लीजिएगा, ये जस्ट मेरी एक सजेशन है कि अगर जिस तरह आईकैप की नीयत है उसी तरह इस स्कीम को इंप्लीमेंट करता है तो दिमाग में रखिएगा कि अगर आप लोग लॉ को छोड़ के खाली बीएम उठा रहे हो तो शायद ये ज्यादा बड़ा बेनिफिट नहीं है। ऐसे बच्चे जो लॉ को छोड़ के सिर्फ बीएमबीएस उठा रहे हो, हाथ खड़ा करें ईमानदारी के साथ। ईमानदारी सी में बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। 4-5 बच्चे चलें चलें, आप देखिएगा मेरे बच्चों, अगर कोई नजरसानी हो सकती हो तो मेरे बच्चे देख लीजिएगा, क्योंकि देखें जो लॉ की बेस पे 2 आगे बड़े पेपर एग्जाम्प्ट हो रहे हैं, बीएम की बेस पर भी एक पेपर एग्जाम्प्ट हो रहा है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि लॉ को पास करना, लोग तो कह रहे हैं ना कि मान लो कि बीएम को पास करना आसान है एज कम्पेयर टू लॉ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि लॉ को पास करना आसान है एज कम्पेयर टू बीएमबीएस। हर बंदे का अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं ये नहीं कहता खुदा न खासा मैं किसी को निगेट कर रहा हूँ यहाँ पे जिन्होंने इस तरह की बात कही होगी। मैं आपके सोशल मीडिया के जो उस्ताद हैं मैं उनको भी निगेट नहीं कर रहा। मैं जस्ट आप लोगों को अपना एक मशवरा बता रहा हूँ कि मेरे बच्चों लॉ को पास करना आसान है एज कम्पेयर टू बीएमबीएस। लेकिन अगर जिनके पास जिन्होंने ऑलरेडी लॉ रखा हुआ था या जिन्होंने लॉ पास कर लिया हो, उन्होंने तो डेफिनेटली इसको उठाना है, वो तो सही ही है। लेकिन लॉ को छोड़ के बीएमबीएस उठाना ये शायद बहुत मुनासिब फैसला ना हो। तो इस चीज को जरा देख लीजिएगा थोड़ा सा, बाकी आपकी मर्जी। लो बेटा माजरत शुरू करने से पहले ये कर लेना चाहिए, सूरह फातिहा और दरूद एक दफा पढ़ लें। लो बेटा जरा थोड़ा सा हम एक तो इंट्रो ले लें इसका बीएमबीएस का, और अब हम बीएमबीएस की बात कर लें। सर आपने तो ड्राई ही दिया, हम तो बड़ी उम्मीदों के साथ आए थे कि हम बीएम पास कर लेंगे, और आपने कहा कि लॉ आसान है। हमने तो सर वो भी मर के किया है, क्या मान लो अभी वो भी नहीं किया, हमारे तो वहां से भी जान निकल रही है, और अब आपने कह दिया कि वो आसान है। तो मेरे बच्चे मसला ये नहीं कि आसान कौन सा है, किसी भी पेपर को मुश्किल या आसान आप लोगों ने खुद ही बनाना होता है। अगर ये पिछली लाइट्स क्यों नजर नहीं आ रहा आप लोगों को? अच्छा, और इस तरह मुझे नजर नहीं आते आप लोग, और ठीक है बस इतना। अरे समा थोड़ा सा करना है इसमें। चले खैर इट्स ओके, ठीक हो गया बेटा, चलें ऐसे ही ठीक है, कुछ नहीं। और यार ऐसे ना करो, क्लास को क्लास रहने तो सिनेमा बना दिया पकड़ के। लो बेटा देखिएगा, अब ये जो मैंने अपना बयान दिया है मैं उससे मुकर तो नहीं रहा,
लेकिन आपको तसल्ली देना भी मेरी एक पूरी की पूरी जिम्मेदारी है। सर आप लोग तो कारोबार कर रहे हो, आपने तो तसल्लियां देनी होती है। हाँ, आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा है कारोबारी लोग हो सर, तसल्लियां दे दूं के बच्चों को बैठा लोगे यहाँ पे। मसला मेरे बच्चे, तसल्लियां देने का कार्य कारोबार की निगाह से नहीं है। अगर कारोबार की निगाह से हमने तसल्ली देनी होती तो हमारे पास सारे का सारा पीएमबीएस रिकॉर्डेड पड़ा हो। हम भी क्या करते हैं, मैं जस्ट आपको एक प्लान बना के देता, हर रोज इतने लेक्चर सुन लिया करो और सुकून से जिंदगी आसान होती। ये कहीं आपके सामने खड़े आगे ना खड़े हो रहे होते और पूरे की पूरी फुल डे एक्टिविटी को अनाउंस ना करते। फुल डे एक्टिविटी का मतलब क्या है, जैसे मेरी रेगुलर क्लासेस खत्म हो रही होगी इंशाल्लाह इसके अगस्त के फर्स्ट वीक में, फिर आपको पता है कि फुल डे एक्टिविटी का क्या मतलब होगा कि सारा दिन आप लोग यहीं पे होंगे। सुबह 9 बजे से लेके शाम 5-6 बजे तक आप लोगों के ये सब्जेक्ट्स की तैयारी चल रही होगी। लाइब्रेरी भी यहीं पे आपका पढ़ना। और याद रखो कि हमने फुल डे एक्टिविटी का ये भी मतलब नहीं कि खुदा ना खासा आप कोई और सब्जेक्ट को इग्नोर करके बैठे हो। ये उन बच्चों के लिए है जो पढ़ना चाहते हैं, जिनका खास तौर पे यही चंद एक सब्जेक्ट्स हैं, उनकी बात हो रही है कि वो फुल डे एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना चाहें। वहां पे क्या चल रहा होगा, टेस्ट तो आप सारे बच्चे देंगे, उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं कि आप लोग टेस्ट नहीं दे रहे होंगे। और दूसरे नंबर पे सुनना सुनाना और बार बार एक चीज को रिपीट करना। और एक मैं जो नॉर्मल जो कोर्स कवर कर रहा हूँ तो मेरे बच्चे 60-70 आवर्स में करता हूँ बीएमबीएस को खत्म। अगर 30 क्लासेस हो ना आपकी, 2 घंटे की क्लास हो, 60 आवर्स बनते हैं। तो ईमानदारी के साथ जितना रेगुलर क्लास के ऊपर टाइम लगा रहे होते हैं उतना तो जो हमने अनाउंस किया है काम उसी के मुताबिक उतना टाइम लग रहा होगा। लेकिन फुल डे एक्टिविटी अनाउंस करने का मतलब क्या है कि शायद हम उससे भी ज्यादा टाइम आप लोगों के ऊपर लगाना चाह रहे हैं। तो इसलिए हरगज ना सोचिएगा कि शायद हम कारोबार की निगाह से सोच रहे हैं। इस वक्त मान लो कि सबसे ज्यादा जो ये मैसेज फैला, ये जो खासतौर पे स्कीम को लेकर, उसमें हम लोग ज्यादा बदनाम हुए। शायद वहां पे दाऊद शाही साहब का जो बड़ा रोल रहा इस सारे मामले में, और लोग नाम ले लेकर अपने सब्जेक्ट चेंज करते रहे, हालांकि सिर्फ वो बदनाम हुआ है। हालांकि तैयारी तो इन बच्चों की पहले ही नहीं थी, जो पेपर छोड़ रहे थे तैयारी तो इन बच्चों की पहले ही नहीं थी। आप चेक कर ले, जिन्होंने इंट्रो इकोनॉमिक छोड़ रहे हैं सिर्फ अपनी इज्जत बचा रहे हैं उनके खाते में डाल के कि चले दाऊद शाही साहब ने बताया था इसलिए हम डिसीजन ले रहे हैं। सर बड़ी तैयारी हमने की थी, इस वक्त तो हमने दिन रात करके पढ़ा है, तो सर इस वक्त हाँ मेरिट सर्टिफिकेट का सब चांसेस पूरे थे। लेकिन सर अब आपने हमें ड्यूल माइंडेड कर दिया, इसलिए हमने सोच लिया कि चलिए उसको रहने देते हैं। तो आपके कहने पे सर पक्की बात है ना ये होगा, तो हम पहले दिन से बता रहे हैं चांसेस यही है कि जिस तरह आई कैप ने लिखकर आपको कहा है आई कैप उसी तरह करेगा, चांसेस यही है। बड़ा कोई मामला हुआ भी, मान लो कि किसी तरह की कोई आई कैप इस तरह की कोई गंदी हरकत करता भी है, तो उसमें क्या होगा, उसमें क्या हो रहा होगा, आपको कहेगा जाके पीआरसी के अंदर इन दोनों पेपर को दोबारा से अटेम्प्ट कर दो। अगर ज्यादा से ज्यादा होता भी तो पीआरसी में पेपर को अटेम्प्ट करना, पास करना कोई बड़ी गेम होगी भी नहीं, ये याद रख लीजिएगा। जिस तरह यहाँ पे कैप में है, इतना बड़ा मामला पीआरसी में जाके करने का नहीं। और दूसरे नंबर पे ये तो हो नहीं सकता फिलहाल बजाहिर कि आई कैप लॉ और बीएम की बेस पर जो पेपर एग्जाम्प्ट कर रहा है उनको वापस ले ले, उनके ऊपर तो किसी को एतराज भी कोई। तो अगर ये पेपर आप पास कर लेते हो वो तो आपको बेनिफिट इंशाल्लाह मिलेगा ही मिलेगा। मेनली तो आपको ये है कि आप लोग खुदा ना खासा खाली हमारी बेस पे कोई डिसीजन ना लीजिएगा। माजरत बेटा, माजरत मेरे बच्चे। दरअसल यहाँ पे वो बना हुआ है ना, हर एक बच्चे को आइडिया नहीं स्टेज का। माजरत मेरे बेटे, बेटा देखिएगा, बेटा जगह दो, इधर आ जाओ बेटा, आप इनके साथ आ जाओ, ये चार बैठे हुए हैं, ये आगे आ जाओ, आप साथ साथ हो जाओ। कुछ नहीं होता यार, कुछ नहीं होता। ये बैग उठा लो बीच में से। अरे आप ये बैठो बेटा, यहाँ पे बैठो। और एक मैं और रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, देखिएगा मेरे बच्चों, जब तक गवर्नमेंट वाले लॉकडाउन ना लगा दें और आप लोगों का स्कूल कॉलेज में आना मना ना हो, आप लोगों ने छुट्टी नहीं करनी। अगर छुट्टी करेंगे तो हरगज ना सोचिएगा सर ये तो बातें ही हैं, हम घर बैठ के भी सीख सकते हैं। बहुत कुछ आप घर बैठ के सीख सकते हैं, लेकिन मसला वही आ जाएगा कि आई कैप को शायद आपका घर का सीखा इतना पसंद नहीं आता, इसलिए वो आपको कहीं ना कहीं दोबारा कहता है कि आप दोबारा सीख लो किसी कॉलेज में जाकर। तो बजाय कि हम दोबारा किसी कॉलेज में सीखें, मतलब ये नहीं हम खुद भी मेहनत कर रहे होते हैं, लेकिन मसला ये कि सही डायरेक्शन में मेहनत कर लेना थोड़ा सा। पढ़ तो आप खुद घर बैठ के भी कर सकते हो, आई कैप ने कतई नहीं रखा हुआ कि आप किसी कॉलेज में पढ़ो, लेकिन कुछ ना कुछ तो टाइम बच रहा है, हमारे पास टाइम कम है। उस लिहाज से एक तो मेरे बच्चे आपने छुट्टी नहीं करनी। ये कुछ ये उसामा ये क्या होता है, ये कैसे कर सकते हैं उसामा किधर है? वो तो हमने सारा बंद किया हुआ वैसे।
चलो कुछ इस तरह के बेशरम लोग बैठे होंगे ऑनलाइन, लगे रहने दो, इन लोगों ने यही काम करना है। ये आगे भी आप लोगों को रास्ता दिखाएंगे, खुद यहीं पे रहेंगे। नेक्स्ट अटेम्प्ट में इन्होंने ऐसे ही तंग करना है। ओए जॉनसन, शर्म कर, उसका नाम भी आता है साथ। चले गोली मारो। लो बेटा देखिएगा, बीएमबीएस, इसका हल्की सी एक ओरिएंटेशन हम देख लें, इसके बारे में डिस्कस कर लें। मेन तो आपको पता है माशाल्लाह, पूरी तहकीक करके आए होंगे। और मुझे एक चीज बताओ, आप लोगों को जब हम ईद की छुट्टियों पे जा रहे थे, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट की थी कि YouTube के ऊपर हमारा चैप्टर नंबर 1 और 2 बीएमबीएस का पूरा पड़ा हुआ है। क्या ऐसे बच्चे जिनको पता था, जिनको बताया गया था, या जिनको जहां से भी इंफॉर्मेशन पहुंची कि YouTube के ऊपर चैप्टर 1 और 2 पड़ा हुआ है, वो हाथ खड़े करो ईमानदारी के साथ। ईमानदारी बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक हो गया, यानी कि मेजोरिटी को पता ही नहीं था। चले कोई बात नहीं, तो मैंने बेइज्जती करनी थी। अब मैं वो रुक जाता हूं क्योंकि चंद बच्चों को ही पता था। लो बेटा, बिजनेस मैनेजमेंट और बिहेवियर स्टडी। देखो मेरे बच्चे, जब भी हम कोई सब्जेक्ट शुरू करते हैं ना, उसका नाम ही बता रहा होता है कि आपने इसमें पढ़ना क्या है। उसके नाम से बड़ा, जैसे आप बिजनेस कम्युनिकेशन पढ़ के आए कि नहीं, कि बिजनेस के अंदर किस तरह कम्युनिकेशन हो रही होती है, वो सारे का सारा सीखा। फंक्शनल इंग्लिश पढ़ी, आपको कुछ फंक्शंस, कुछ बेसिक्स इंग्लिश के बारे में बताया गया, नाम से ही जाहिर था। क्वांटिटेटिव मेथड में कुछ आपको बेसिक क्वांटिटेटिव टेक्निक्स आपको बताई गई। तो जो आईटी में भी इसी तरह का मामला था, तो जो सब्जेक्ट का नाम होता है वही उसका काम होता है, वही उसमें आपने पढ़ना होता है। तो अगर हम इस सब्जेक्ट की बात करें, बीएमबीएस की, बिजनेस मैनेजमेंट और बिहेवियरल स्टडी, तो अगर देखा जाए दो तरह के इसके नाम हैं। दो तरह से मतलब कि कुछ दो चीजों को आपस में मिक्स किया गया है, एक तो बिजनेस मैनेजमेंट को और एक बिहेवियरल स्टडीज को। मेरे बच्चे, जब आप ये सब्जेक्ट पढ़ रहे होंगे, डेफिनेटली आप इस सब्जेक्ट में सीख रहे होंगे कि किसी भी बिजनेस को कैसे मैनेज करना है, इसके ऊपर भी हम कुछ चैप्टर पढ़ेंगे। हम देखेंगे आगे किस तरह चैप्टर्स की तरतीब है। और फिर हर कारोबार के अंदर डेफिनेटली कोई भी बिजनेस हो, उस बिजनेस को मैनेज करने वाले तो लोग ही होते हैं, और लोगों के डिफरेंट बिहेवियर्स होते हैं, क्योंकि सारे के सारे लोग एक तरह के नहीं होते। जरा बेटा देखिएगा नीचे, ये कर लो मैनेज यार, कुछ नहीं होता, कर लो। क्या किसी ने कुछ कहा? क्या बकवास की है? उनके घरों में ऐसे ही मैनेज करते हैं। अपने घर का तरीकाकार बता रहे। इसके घर की ना बात यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, क्लास। बैठो बेटा। देखो, हर चीज एक लिमिट तक ही चीजों को बर्दाश्त किया जाता है। खुदा ना खासा उससे ज्यादा अगर बात जारी होगी तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि हम आप लोगों के साथ बड़े लीनियंट हैं और हम बेगैरत भी हैं। तो ये चीज दिमाग में रख के यहाँ पे बैठिएगा कि आप लोगों के साथ बहुत अच्छे तरीके से मजाक सब कुछ चलेगा, लेकिन एक हद तक। तो बेटा देखिए, बैठ जा और कर लो मैनेज, बेशर्मो कर लो। लो बेटा दोबारा सुन लो कि हमने पढ़ना क्या है इस सब्जेक्ट के अंदर। एक तो बिजनेस को मैनेज करना सीखना है कि बिजनेस को कैसे मैनेज करना है। और जब भी कोई आप कारोबार कर रहे होते हो, पक्की बात है, उस कारोबार को लोग ही तो चला रहे होते हैं, लोग ही चला रहे हैं। अगर आप सीएफपी में हैं, ये भी तो मान लो कारोबार ही है, और आप लोगों ने इस कारोबार को आगे आप रौनक लगाते हो। तो मेरे बच्चे, ये जो कारोबार मैनेज हो रहा है, लोग ही कर रहे हैं ना। अब यहाँ पे शाहिद साहब आ रहे हैं, मेरे जैसा बंदा खड़ा पढ़ा रहा है, कुछ लोग यहाँ पे वैसे मैनेज कर रहे हैं, कुछ बाहर से आपने किसी ने एडमिशन करके भेजा होगा, हैं तो लोग ही। और इन लोगों को आगे मजीद कुछ लोग मैनेज कर रहे होते हैं। तो पक्की बात है मेरे बच्चे, आपने लोगों को, उनके बिहेवियर को भी समझना है, लोगों को मैनेज करना भी सीखना है। क्योंकि जब आप कोर्स कर रहे हो, जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर रहे हो, ये करने के बाद आपने किसी फैक्ट्री में वर्कर तो लगना को नहीं। पक्की बात है, आप किसी ना किसी अच्छी पोजीशन के ऊपर होंगे, आप मैनेजर की पोजीशन के ऊपर होंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह करने से मैं इस लफ्ज के ऊपर बड़ी गौर करता हूँ। ये बेशर्मी की इलामत बन गई है अब अनफॉर्चुनेटली। कुछ नहीं करना होता, इंशाल्लाह कह के हमने कुछ ना कुछ बन जाना होता है।
तो मेरे बच्चे खाली इंशाल्लाह नहीं, मैं अभी बच्चों को बता रहा था कि भाई इंशाल्लाह आप हो तो जाओगे, बन तो जाओगे, लेकिन अगर आपकी खुद की नीयत भी हो, क्या वही बात, हाँ कुछ इसी तरह की बात, तो अल्लाह भी तभी आपको आपके उस मुकाम तक पहुंचाएगा जब आपकी खुद की नीयत होगी। तो खुद नियत भी करनी है, मेहनत भी करनी है। तो मेरे बच्चे क्या है कि जब आपने लोगों को भी मैनेज करना है, फिर सब लोग सेम नहीं होते, याद रखिएगा, हर बंदा डिफरेंट होता है। अब यहाँ पे इतने सारे बच्चे बैठे हो, क्या सबके सब सेम हैं? हरगज भी सेम नहीं है। कई लोग मजाक को बर्दाश्त कर लेंगे, कई नहीं करने वाले होंगे, हैं? कई ज्यादा बातें करने वाले होंगे, कई काम करने वाले होंगे, कई मान लो ढाढ़ हराम होंगे। हर तरह के लोग हैं। तो पक्की बात है मेरे बच्चे, बीइंग ए मैनेजर आपने सब लोगों को समझना है। कोई इमोशनल होगा, कोई किसी तरह का होगा, कोई किसी तरह का, और उस लिहाज से उसको मैनेज भी करना है। तो ये बिजनेस मैनेजमेंट बिहेवियर स्टडी। अब नेक्स्ट है कुछ क्वेश्चन। एक तो न्यू स्कीम के बारे में, ये पहले हुआ करता था, अब तो रौला ही खत्म कर दिया ना एक। अब तो किसी हद तक अनाउंस्ड है, नो डाउट, अभी इंप्लीमेंट नहीं हुई। और देखो बड़ा वाजे लिखा हुआ है कि वो जो स्कीम है वो अभी डिपेंडेंट है गवर्नमेंट की अप्रूवल पे। तो मैं हमेशा बच्चों को बता रहा हूँ, गवर्नमेंट ने क्या करना है उसमें चेंज, जो है कि आपने चेंज किया हुआ था, ऑलमोस्ट कर चुकी। गवर्नमेंट की अप्रूवल का मतलब ऑलमोस्ट सीधी की सीधी स्ट्रेट फॉरवर्ड वही बात जो इन्होंने कही है। अब वही मैं हमेशा कह रहा था, शेख रशीद को एतराज कि इंट्रो और इकोनॉमिक्स देने से बच्चों के कॉन्सेप्ट पक्के नहीं होंगे। वो तो कभी कश्ती पे, कभी घोड़े पे, उसको क्या पता क्या चल रहा है यहाँ पे। तो इसलिए आप परेशान ना हो, गवर्नमेंट इसमें पंगा नहीं लेगी। और गवर्नमेंट को पता, 2 साल से कमान को देख लो है, ऐसे ही उनको क्या पता कि क्या चल रहा है यहाँ। चेंज तो वो करता है जिसको अकल, कोई समझ बूझ हो। कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट वहां पे है ही नहीं पार्लियामेंट के अंदर, एक है। हाँ चले चले वो शीरी मजा बेटा, अगर बाल रंग लेने से कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाता तू भी रंग ले। चले आ जाओ वापस आओ। तो एक तो हम नई स्कीम के लिहाज से, और दूसरा इसके ग्रिड के बारे में डिस्कस करेंगे, और सिलेबस और ये कुछ ऐसे पास पेपर एनालिसिस जो भी है। लो बेटा, सबसे पहले बीएमबीएस के सब्जेक्ट के बारे में कुछ स्कीम की बात होगी। अब तो आईकैप ने कंफर्म कर ही दिया। पहले हम अंदाजे लगा के बताया करते थे, शायद I2B एग्जाम करेगा बीएमबीएस की बेस पे। हमें कतन अंदाजा नहीं था किसी भी बंदे, कोई भी, ये ना कोई खुदा ना खासा बड़ा पहुंचा हुआ उस्ताद था सर फलाने बंदे ने ये प्रोडिक्ट किया था, ऐसा कहीं पर भी नहीं। हमारी जो मेनली जो प्रोडिक्शन थी, जो सारे अभी बढ़ के प्रोडिक्ट कर रहे हैं ना, उस वक्त भी प्रोडिक्ट हम लोग ही कर रहे हैं। और हम लोगों ने ये प्रोडिक्ट किया हुआ था कि बीएमबीएस की बेस पे जो पीआरसी में I2B का पेपर है ना, I2B का पेपर है, वो एग्जाम्प्ट होगा। या ज्यादा से ज्यादा आईकैप ये कर सकता है जिसने बीएमबीएस के साथ कॉस्ट पास किया होगा कैफेट, उसको वो एग्जाम्प्ट कर देंगे मैनेजर और फाइनेंशियल एनालिसिस का पेपर। लेकिन आईकैप तो आपके लिए एक, मान लो कि आईकैप को पता था बच्चे बीएमबीएस को इग्नोर करके बैठे हुए, और आईकैप कतन भी जो आप लोग सोच रहे होते हो जिससे आपको सहूलत मिल रही होती है, कतन भी उस तरह सोचता ही नहीं। वो देख रहा है आप बड़े सुकून में हो, इनको थोड़ा सा बेसुकून करें। तो आप अच्छे खासे सुकून में थे, तो आईकैप ने एकदम से ये बता दिया कि खाली बीएमबीएस की बेस पे पूरे का पूरा मैनेजर ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस का पेपर एग्जाम होगा। आप लोग बेसुकून हो, अब बैठे हो यहाँ पे तड़प रहे हो। यही आप पहले काम कर चुके होते। चले, कई लोग तो फास्ट ट्रैक वाले हैं, कई लोग तो मोस्टली जो मुझे शक्लें नजर आ रही है वो जो पहले से लॉ पढ़ रहे हैं वही है, और कई लोग तो अगले पेपर रख लिए थे, उन्होंने बीएमबीएस को वैसे ही छोड़ दिया था कि यार इस पेपर के आगे कोई औकात ही को नहीं, इसकी बेस पे कौन सी कोई अलग से कोई एग्जाम्पशन मिलनी है, और छोड़ के आगे चले गए। तो खैर आईकैप ने बता दिया कि बीएमबीएस की, खाली बीएमबीएस की बेस पे पूरे का पूरा मैनेजरियल और फाइनेंशियल एनालिसिस का पेपर एग्जाम्प्ट होगा। अब कई लोग पता क्या एतराज उठा रहे हैं, भैया इन दोनों पेपर्स का आपस में कोई लिंक ही नहीं है, तो आईकैप क्यों एग्जाम्प्ट कर रहा है? उसी पेपर को एग्जाम्प्ट करे जिनका आपस में कोई लिंक बनता हो। पहले नंबर पे तो किसी हद तक थोड़ा बहुत लिंक है भी। और याद रखो, जो लोग कहते हैं ना कि फलाने पेपर की बेस पर फलाना पेपर एग्जाम्प्ट कर रहा है आईकैप और इनका आपस में लिंक ही नहीं, तो आईकैप ऐसा करता ही नहीं, इसलिए आईकैप कभी भी ये काम नहीं करेगा। जैसे एफसी की बेस पे पूरे का पूरा पीआरसी एग्जाम, और उसमें इकोनॉमिक्स और अकाउंटिंग एग्जाम। अब कई लोग जो है वो इस बात पे, इस बेस पे राय दे रहे हैं कि आईकैप ये इररिलेवेंट एग्जाम्पशंस बनती हैं, इसलिए आईकैप नहीं करेगा, इसको वापस ले लेगा। ये लोग पता नहीं क्यों इस चीज के ऊपर ध्यान नहीं कर रहे होते। आईकैप ने अभी जब फाइनल की स्कीम को चेंज किया था, ट्रांजिशन एक पीरियड दिया, ट्रांजिशन पॉलिसी दी, तो वहां पे मैं खुद खड़ा हूं आपके सामने, मैंने सीए फाइनल का आईटी मैक का पेपर पास किया था। आईटी मैक के पेपर का कोई ताल्लुक नहीं था एमएसए 1 के साथ, लेकिन मुझे आईटी मैक के पेपर की बेस पर एमएसए 1 एग्जाम कर दिया।
और जिन बच्चों ने मैक पास किया हुआ था, मैक का कोई ताल्लुक नहीं था इस तरह का एमएसए 2 के साथ। और आई कैप ने जिन लोगों का एमएसए वो मैक पास था मॉड्यूल एफ का, उनको एमएसए 2 एग्जेम्प्ट कर दिया। आई कैप ने एक ट्रांजिशन पॉलिसी लेके आनी होती है, उसमें किसी को कुछ फायदा भी हो रहा था, किसी को नुकसान भी हो रहा था, लेकिन एक दफा उसको इंप्लीमेंट करके चीजों को स्मूथ करना होता है, क्योंकि वो किसी और चीज को, कुछ और स्टैंडर्ड्स को देख रहे होते हैं। उन्होंने अपनी इस क्वालिफिकेशन को कुछ इंटरनेशनल क्वालिफिकेशंस के साथ अलाइन करना होता है, ताकि वहां पर भी हमारे बच्चों को रिकग्निशन मिले। वो ये नहीं सोच रहे होते कि अभी इनको क्या फायदा क्या नुकसान। अभी तक तो देखो पिछले 2-3 साल से सबको फायदा ही फायदा मिल रहा है। अगर आई कैप ने थोड़ा सा फायदा यहाँ पर भी बच्चों को दे दिया है तो तकलीफ क्या है। बगैर मान लो मैट्रिक पास किए लोग मैट्रिक हो गया, इंटर में भी बगैर पेपर दिए इंटर हो रहा है बच्चों का है, और यहाँ पे तो फिर पेपर हो रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है। तो अगर एएफसी की बेस पे ये थोड़ी सी हरकत आई कैप ने कर दी तो उसके ऊपर पता नहीं किस चीज का मामला है। चलें खैर, हमें इससे क्या, गोली मारो। बेटा देखो सिलेबस कंटेंट्स, अगर हम बात करें इसके सिलेबस की तो आपको यहाँ पे टोटल 11 चैप्टर नजर आ रहे होंगे, ऐसे मेरे बच्चों। और याद रख लीजिएगा, आपने बीसी पास की, आपने बिजनेस कम्युनिकेशन पास की है, और ठीक है बिजनेस कम्युनिकेशन आपने पास की है, उसके टोटल पेज देख लीजिएगा। 9 चैप्टर थे उसके, लेकिन टोटल पेज देख लीजिएगा। और बीएमबीएस के भी आई कैप के स्टडी टेस्ट के टोटल पेज देख लीजिएगा। शायद इसके चंद एक कम ही होंगे बीसी से। तो मेरे बच्चे 11 चैप्टर्स हैं, लेकिन याद रख लीजिएगा मोस्टली थ्योरीज हैं, बड़ी सारी थ्योरीज भी हैं और इंतहाई आसान भी है। इसको एक एक करके हम देखेंगे भी एक चैप्टर के स्पेस पे उन्होंने बनाए हैं। तो थोड़ा सा हम बीएमएस के ग्रेड को देखें। ले बेटा, ये जो 11 चैप्टर हैं आई कैप ने इसको 5 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ। सबसे पहला जो इसका ग्रिड होगा वो मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट होंगे कि मैनेजमेंट क्या होती है। आपको मैनेजमेंट के बारे में सिखाया जाएगा। मान लो यहाँ पे सिखाया जा रहा है कि मैनेजमेंट कैसी अच्छी मैनेजमेंट कर सकते हो, मैनेजर के अंदर कौन सी अच्छी स्किल्स होनी चाहिए, और टाइम मैनेजमेंट कैसी हो सकती है, ये वो कुछ आपको मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट सिखाए जाएंगे। एक चीज बताओ, जब आप मैनेजमेंट सीख लोगे, ये मैनेजमेंट आपने घर जाके करनी है या किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाके करनी है? पक्की बात है मेरे बच्चों ने, ये किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाके मैनेजमेंट अप्लाई करनी है। तो इसके बाद नेक्स्ट जो ग्रिड शुरू होगा वो ऑर्गेनाइजेशन का। जब आपने मैनेजमेंट सीख ली, मैनेजमेंट सिखाने के बाद अब जिस ऑर्गेनाइजेशन में जाके आपने मैनेजमेंट अप्लाई करनी है, आपको उसके बारे में सिखाया जाएगा कि ऑर्गेनाइजेशंस कैसे बनती हैं, उनका स्ट्रक्चर किस तरह होता है, किस तरह वो काम कर रही होती हैं, इसके बारे में आपको सिखाया जाएगा। अब मुझे एक चीज बताओ, जब आपने मैनेजमेंट सीख ली, आपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी सीख लिया, अब ऑर्गेनाइजेशन में जो मैनेजमेंट करोगे वो इंसानों के ऊपर करोगे या मशीनों के ऊपर करोगे? इंसानों के ऊपर मैनेजमेंट होती है डेफिनेटली। मैनेजर होता ही वो है जो कुछ और इंसानों को मैनेज कर रहा होता है। ऐसे ही मेरे बच्चों, तो हुआ क्या, आपने मैनेजमेंट जब सीख ली, ऑर्गेनाइजेशन भी सीख ली, इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंसान काम कर रहे होंगे। आपने उन इंसानों के बारे में, उनके बिहेवियर के बारे में पढ़ना है, क्योंकि आपने उन इंसानों से काम लेना है। और जब आपने किसी से काम लेना हो, उसके बिहेवियर को समझना बड़ा जरूरी है कि ये बंदा कैसे काम करने के लिए मान लो कि मोटिवेट होता है। तो पहले बिहेवियर समझाया जाएगा, फिर उनको कैसे मोटिवेट करना है वो सिखाया जाएगा। लो बेटा, अब आपने लोगों के बिहेवियर के बारे में भी सीख लिया, लोगों को मोटिवेट करना भी सिखा दिया। अब मजीद आपको सिखाया जाएगा कैसे आपने लोगों को लीड करना है, कैसे आपने जब भी कहीं से कोई बातचीत चल रही होगी नेगोशिएशन कैसे करनी है, और जब लोग होंगे कहीं पे किसी जगह के ऊपर तो वहां पे कॉन्फ्लिक्ट भी आते हैं, पक्की बात है। तो कॉन्फ्लिक्ट्स को कैसे रिजॉल्व करना है, तो ये हमारे चौथे। तो एक पूरी तरतीब के साथ एक ग्रिड बना रखा है कि मैनेजमेंट सीखो, फिर इस मैनेजमेंट को जाके कहाँ पे अप्लाई करना है, ऑर्गेनाइजेशन में। ऑर्गेनाइजेशन में किन लोगों के ऊपर अप्लाई करना है, लोगों के ऊपर। और फिर जब लोगों के दरमियान होंगे तो लोगों को आपने लीड करना है, उनके साथ नेगोशिएशंस चल रही होंगी बड़ी सारी, और उनके दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट होंगे उन कॉन्फ्लिक्ट्स को भी आपने रिजॉल्व करना है बीइंग अ मैनेजर। तो एक तो मेरे बच्चे ये यहां तक मामला सारा चल रहा है। उसके बाद एक स्टैंड अलोन चैप्टर है, जो 5वां हमारा ग्रिड है, वो है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो कि आपका आईटी के अंदर वो जो बिजनेस कम्युनिकेशन बड़ी थी, उस बिजनेस कम्युनिकेशन में चैप्टर नंबर 9 था। ऑलमोस्ट उसी से मिलती जुलती चीजें यहाँ पे चैप्टर नंबर, ये जो सॉरी जो ग्रिड 5th ग्रिड है उसमें ये चैप्टर हम देखेंगे अभी। लो सर, अगर हम देखें कि मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट हम कितने चैप्टर्स में पढ़ेंगे, बेटा मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट हम 2 चैप्टर्स में पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 1 और 2 ये मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट्स के बारे में आपको समझाएगा। और सर इसकी वेटेज क्या है, आईकैप के अंदर सिर्फ 2 चैप्टर 25 नंबर के, और आईकैप ईमानदारी से यहाँ से लाजमी तौर पे 25 नंबर का एरिया पूछ रहा होता है।
तो चैप्टर नंबर 1 और 2 इनकी वेटेज क्या है आईकैप के अंदर? 25 मार्क्स। तो मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट के 25 मार्क्स और इसमें सिर्फ 2 चैप्टर हैं। उसके बाद अगर हम ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस की बात करें, सर इसमें कौन कौन सा चैप्टर होगा मेरे बच्चे? यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 3, 4 और 5 कवर होगा। ये मैं उसको कहूंगा, ये जो स्लाइड्स हैं इनके पीडीएफ बना के वो आपके साथ शेयर करते हैं। लिखा ना करो, अगर कुछ लिखना भी हो तो हमेशा किताब के ऊपर। यहाँ पे दिमाग में रख लीजिएगा मेरे बच्चे, किताब रखो। थ्योरी के पेपर में जो भी आपने नोटिंग करनी हो ना किताब के ऊपर, ये दोबारा बिकेगी नहीं। कितना बेच के उसको कमा भी कितना लोगे आप। किताब को साफ सुथरा ना रखो, इसके ऊपर लिख लिया करो, वो चीज भूलती नहीं तो बाद में मिल भी जाती है। देखिएगा मेरे बच्चे, तो चैप्टर नंबर 3, 4 और 5 के अंदर हम ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस को डिस्कस करेंगे और इसकी वेटेज क्या है? 3 चैप्टर और ये 20 मार्क्स का हो आईकैप। उसके बाद हमारे इंडिविजुअल बिहेवियर एंड मोटिवेशन का एरिया आएगा और इसमें 2 चैप्टर कवर हो रहे होंगे और इसकी वेटेज क्या है? 20 मार्क्स। और चैप्टर नंबर मान लो जो हमारा 4th ग्रेड है उसमें चैप्टर 8, 9, 10 और ये भी 20 मार्क्स। एंड के ऊपर जो हमारा 5th एरिया है उसमें सिर्फ 1 चैप्टर और ये कितने का है? 15 मार्क्स। अब एक चीज तो मेरे बच्चे बड़ी वाज़ेह है कि अगर हम हिम्मत करके चैप्टर 1 और 2 करें और सिर्फ चैप्टर 11 करें तो कितने मार्क्स हमारे कवर हो रहे होंगे इससे? 40 मार्क्स। 40 मार्क्स। और उसके बाद अगर मैं आपको मजीद कहूं चैप्टर 6 और 7, 2, 3 और ये 5 चैप्टर, 11 में से 5 चैप्टर आप कर लो तो कितने मार्क्स कवर होंगे? 60 मार्क्स। ऐसे मेरे बच्चे, तो हमारी नीयत क्या होगी, हम किस तरह इसको लेकर चलेंगे? मैं हमेशा बच्चों को कह रहा होता हूँ कि मैं जरा थोड़ा सा मार्क्स बेस पे चल रहा होता हूँ। मेरी कोशिश होती है कि हम उन एरियाज को पहले पढ़ें जहां पे मार्क्स ज्यादा पड़े हुए हैं, क्योंकि उन एरियाज को पढ़ने के बाद हम क्या करेंगे, उसके बार बार आपसे टेस्ट ले रहे होंगे तो वो चीजें थोड़ी सी पक्की हो जाए। टाइम हमारे पास वैसे ही पहले ही कम है, तो मैं हमेशा क्या किया करता हूँ, चैप्टर 1 और 2 से शुरू किया करता हूँ। 1 और 2 करवाने के बाद मैं सीधा पहले चैप्टर 11 किया करता हूँ, फिर उसको नेक्स्ट उसको कर रहे होते हैं। अब इस दफा हमने क्या करना है, इस दफा हम चैप्टर 1, 2 से भी नहीं शुरू करेंगे, टाइम और भी कम है और ज्यादा लालची हूँ। हमने क्या करना है, सबसे पहले चैप्टर 11 ही करें। और एक चीज और देखिएगा, हमारे एक उस्ताद, क्योंकि आजकल आपको पता है कि इन दिनों के अंदर कोई फास्ट ट्रैक देना और खुद बीच में इन्वॉल्व होना टीचर के लिए समझ लो जिस तरह होता है ना, एक खुदकुशी करने के मुतरादिफ है। खुदकुशी मतलब खुद को फंसाने के मुतरादिफ है, क्योंकि यही चंद दिन होते हैं जहां पे हम लोगों ने फ्री होना है। पूरा सेशन पढ़ाने के बाद हमें ये 1 महीना 1.5 महीना मिलता है जहाँ पे हम अपनी फैमिली के साथ जिंदगी गुजार सकते हैं। लेकिन वहां पे क्या हुआ, एकदम से पहले 2 साहब और वो लेके चल रहे थे, वो अब स्कूल से घर फैमिली के पास बैठे और मैं फंसा खड़ा हूँ यहाँ। मैं पहले स्कूल में था, मुझे ये कहा अगस्त के पहले वीक में मेरा सिलेबस खत्म और उसके बाद जिंदगी आसान। और इवन देन कई लोगों ने मुझे पहले ही समझाया था कि आप फास्ट ट्रैक दे दो बीएम का या लॉ का। मैं उनको कहता था नहीं, इतने कम अरसे में कवर ही नहीं होता। अब उससे भी कम टाइम रह गया, हाफ रह गया। अब आपके सामने बात वही है, बिजनेस कर, हम कारोबार ही रहे हैं मेरे बच्चे, जो मर्जी कह लो, है जितनी मर्जी हमारी नीयत साफ, एट द एंड बात बिजनेस के ऊपर ही आती है, कारोबार ही है। लो बेटा, खैर चले, अगर कारोबार भी करना है तो उसको हलाल करके कर। इसको हलाल करने के लिए हमने उसका टाइम डबल रख दिया कि हम, मैं भी आप यहीं पे सारा दिन, आप भी यहीं पे, को नहीं घर वालों को कहेंगे कोई मसला नहीं है। अब ये भी आप हमारे ही बच्चे हैं, ये भी हमारी फैमिली है। तो खैर, तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले मेरे बच्चे हमने चैप्टर नंबर 11, हाँ मैं आपको बात कर रहा था क्योंकि कुछ लोग कह रहे थे कि बीएमबीएस वगैरह ये वो ना रखो, इतने अरसे में हो ही नहीं सकती। और अल्फाज ये थे, मैं ये नहीं कह रहा कि कौन टीचर थे, हमारे सारे टीचर बड़े मेहनती और रिस्पेक्टेबल हैं। अल्फाज उनके ये थे कि 90 to 95% पेपर आ रहा होता है एप्लीकेशन बेस। बीएमबीएस का 90 to 95% पेपर आता है एप्लीकेशन बेस, इनके अप्लाई करवाता है आपसे, तो सिनेरियो बेस कुछ ये वो। ये जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 11, एक चैप्टर आईकैप अभी हम देखेंगे। आईकैप ईमानदारी से यहां से 15 नंबर का पूछता है और आज तक यहां से कोई लॉजिकल क्वेश्चन नहीं बना भी नहीं सकता, बन ही नहीं सकता, और ना कभी आईकैप ने बनाया है। किस्मत बुरी हो तो वक्त का कोई नहीं पता क्या आपकी दफा बनाते, लेकिन मैं हिस्ट्री की बात कर रहा हूं तो खुद ही सोचो इसका मतलब क्या हुआ, पीछे रह ही 85% के, 85% मार्क्स रह गए, क्योंकि 15 नंबर का तो आज तक उसने लॉजिकल पूछा ही नहीं, और ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आ रहे होते हैं, बाकी रह गई। अब देखो वो 90 to 95% वाली बात तो वैसे मेरा मतलब डराने वाली बात हुई
यार बच्चों को अभी, बच्चों ने तो बोल्ड डिसीजन लेना ही लेना है, ये तो आप करेंगे कुछ ना कुछ, इनको तसल्ली दो, कुछ भी कर लो, कोई एक्टिविटी शुरू कर दो यार। जिस तरह रिकॉर्डर देने शुरू कर दिए हैं तो रिकॉर्डर देने शुरू कर दो, अगर नहीं करना चाहते, क्लास में जाना चाहते तो कोई नहीं, रिकॉर्डर दे दो, लेकिन कम से कम डराओ तो ना, हो तो सकता ही है। और वैसे भी कौन सा पूरे सेशन में पूरा 6 महीने बच्चे पढ़ते हैं, आप लोग भी जानते हो, आगे देखोगे भी आप, पढ़ाई वही आखिरी महीने में हो रही है। कई लोग अभी जो बाकी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, देख लें उनके पल्ले क्या है, कुछ भी नहीं, जो भी अभी सोच रहे हैं कि इसके बाद ही शुरू करना था, अभी हम शुरू करेंगे, तो उनके साथ ही आप लोग याद रख लीजिएगा। लो बेटा, तो क्या होगा, सबसे पहले हम चैप्टर नंबर 11 पढ़ेंगे आज से इंशाल्लाह, उसके बाद हम चैप्टर नंबर 1 और 2 करेंगे। इसके डेज में आज इंशाल्लाह आपके साथ शेयर कर दूंगा कि कितने कितने दिनों के अंदर हम सारा सिलेबस कवर कर रहे होंगे, हर चैप्टर के ऊपर कितने कितने दिन लगाएंगे। हमारी कोशिश होगी 25 अगस्त तक हम सिलेबस खत्म कर दें। उसके बाद आपके 2-3 मॉक होंगे, टेस्ट तो हो ही रहे होंगे, तो ये सारी हमारी, और उसके देखेंगे बाकी, फिर हम तरतीब लेकर चलेंगे। 1 ये जो रेड है ये पहले करेंगे, लेकिन यहाँ पर रेड एरियाज में से भी पहले हम ये वाला जो चैप्टर 11 है ई पोर्शन ये करेंगे, और उसके बाद ये, और फिर हम तरतीब के साथ करेंगे। खैर बेटा, पास पेपर एनालिसिस शायद बहुत नजर ना आ रहा हो आपको, लेकिन फिर भी गुजारा करने की कोशिश करो। यहाँ पे जस्ट ये बात बताने की, इसको कोई हजम करने की जरूरत नहीं, ये तो जस्ट बताया जा रहा है कि देखो, अगर मैंने आपको कहा कि मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट 25 नंबर का क्या पूछता है, देख लें कहाँ पे कितनी वेरिएशन हुई होगी। अगर कहीं पे कभी उसने बदतमीजी की भी है? गोली मारो, कोई मसला नहीं, ये इंपॉर्टेंट है ही नहीं उस तरह का। ये आपके साथ स्लाइड शेयर कर देंगे। और ये ब्लू कलर तो नजर आ रहा है ना, ये ब्लू कलर नजर आ रहा है, बस इतना ही काफी। इस ब्लू कलर में लिखा हुआ है कि पहले जो 2 चैप्टर थे, जो मैंने कहा कि 25 नंबर का एरिया, वो वहां से 25 नंबर ही आई क्या पूछता है, कहीं पे कोई बात का कोई 1-2 नंबर की कमी बेशी हुई है। और लास्ट के ऊपर देखो, जो हमारा चैप्टर 11 है, ये ब्लू एरिया नजर आ रहा है, यहाँ पर भी लिखा है कि ये 15 नंबर का ही पूछता है, ये देख लेना बात, कोई हाल नहीं। लो बेटा, अब दूसरी बात आती है स्टडी एंड रिवीजन पैटर्न, कि सर इस बीएमबीएस को पढ़ें कैसे, क्योंकि अभी हम पढ़ना शुरू करेंगे तो बच्चे साथ ही कहेंगे सर पढ़ते जा रहे हैं, भूलते जा रहे हैं। अब हो क्या मेरे बच्चे, इसको याद रखने का एक ही तरीका है, और वो क्या है, और कोई तरीका नहीं। अगर आप ये कहें ना कि सर आप ही हमें ऐसे खोल के बुलाओगे, क्योंकि हमने आपका बड़ा सुना है, हम सुनकर आपके पास आए, तो मेरे बच्चे ये दरबार तो है कौन, तो यहाँ पे मैं आपको कोई तवीज धागा करके दे दूंगा और माशाल्लाह आप लोग उस धागे की बेस पर पास हो जाएंगे। अभी मैं बच्चों को बता रहा था लॉ वालों का, तो माशाल्लाह हम ऐसे ही हमारे सीए के अंदर, क्योंकि देखो ये जो दरबारी लोग होते हैं ना, जो दरबार चला रहे होते हैं, वो भी लोगों के डर से कमाते हैं। लोग डरे हुए, सहमे हुए, परेशान, वो उनके पास जाते हैं और वो उनकी परेशानी से कमाते हैं। तो आप लोग यहाँ पर भी डरे हुए आए हो, हैं कि अगर हमारा ये पेपर पास ना हुआ, उसके बाद मैनेजरियल फाइनेंशियल एनालिसिस का पेपर, वो तो बहुत औखा है। ना कहने वालों ने अभी तक पढ़ा, ना पढ़ने वालों ने अभी तक पढ़ा, ना पढ़ाने वालों ने अभी तक पढ़ाया, लेकिन मार्केट में पहले ही फैल गया है, वो बहुत मुश्किल है। क्यों? अभी आपको डराएंगे और फिर इसी डराने से आपसे कमाएंगे, यही हमारा कारोबार है। मैं सच्ची बता रहा हूं आपको, इतना डर पैदा कर देंगे, ये इस लेवल का टीचर ही पढ़ा सकता है, ये वो ही पढ़ा सकता है। और मजे की बात क्या है, आप बेशर्मो, मुझे आपके बारे में गिला है। आप पता क्या करते हैं, आप ढूंढ के उसी बंदे के पास जाते हो जिसका नाम सुनते हैं। आप किसके पास जाओगे, मैनेजरियल फाइनेंशियल एनालिसिस, खुदा ना खासा अगर बात कर लेना, अगर किसी का पेपर रहे, मैं कहता हूं आप सबका पास हो गया है। नए बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक, मान लो कि जिनका बीएमबीएस था ही, उन्होंने पढ़ा ही नहीं, उन्होंने मैनेजरियल फाइनेंशियल एनालिसिस पढ़ना है, किस टीचर से पढ़ेंगे? कौन? नहीं, मैं तो पढ़ाता ही नहीं। बात वही आएगी मेरे बच्चे, नहीं वो भी नाम नूम ना किसी का लो यहाँ, और यार किसी का नाम ना लो, मैं छोड़ो, अभी सब ने तैयारी पकड़नी है। अभी सब लोगों ने जिन्होंने पढ़ाना है ना मैनेजरियल फाइनेंशियल एनालिसिस, अभी उन्होंने तैयार करना शुरू करना है। अभी जब ये क्लासेस नॉर्मल खत्म होगी, फिर उसका सिलेबस पकड़ेंगे और फिर एक दूसरे से पढ़ेंगे, हैं? फिर आप, यही होता है, हम लोग भी ऐसे ही करते हैं। कोई खुदा ना खासा हमारे पास कोई खुदादार नॉलेज नहीं है कि हमारे पास कहीं नॉलेज आ रहा होता है, हम आप तक डिलीवर कर रहे होते हैं, किसी तरह मेहनत से इकट्ठा करना है।
लेकिन मुझे दुख तो इस बात का आता है कि अब सारे लोग पढ़ेंगे ना इन लोगों से, और ये पहली दफा पढ़ा रहे होंगे, और हम जो बंदा पहली दफा पढ़ा रहा होता है उसको वो डिग्रेड करते हैं मार्केट के अंदर, बजाय कि उसको थोड़ा बहुत मोटिवेट करने के कि चलें यार कोई नहीं, मार्केट में जितना ज्यादा कंपटीशन हो उतना ही फायदा होगा। लेकिन हम ऐसा नहीं कर रहे होते। पुराने बंदे का ना पास जाना, उसने तो अभी 2-3 अटेम्प्ट पहले ही पढ़ाना शुरू किया है, तो भाई इससे क्या फर्क पड़ता है। अब किसके पास जाओगे, अब सारी पहली दफा पढ़ाएंगे। तो अब देखें क्या बनता है। तो क्या बीएमबीएस को अगर मेरे बच्चे रिटेन करना है दिमाग में तो क्या तरीकाकार है, और यहाँ पे हम रिवाइज कैसे करेंगे, आपसे हर रोज सुनेंगे, जितना हमने पढ़ा होगा हर रोज सुना जाएगा। ये बत्तियां बंद करके नहीं, ऑन करके। ये ना सोचेंगे सर कौन सा हमारा चेहरा नजर आ रहा होगा, सर आप बिजली कैसे करेंगे, बत्ती ऑन कर लेंगे मेरे बच्चे। क्वेश्चन आंसर सेशन लाइट में ही होगा। सर टेस्टिंग सिस्टम क्या होगा, लो मेरे बच्चे, हमारी कोशिश होगी कि यहाँ पे जो टेस्ट है वो कम से कम एटलीस्ट जो हमारा वादा है 30 टेस्ट हों आपके, और 30 टेस्ट ही होंगे इंशाल्लाह, क्योंकि जो वादा पूरा ही ना हो, और मुनाफिक की कुछ निशानियों में से एक ये भी है कि जब वादा करता है वो पूरा नहीं करता। लेकिन मुनाफिक खाली टीचर थोड़ी होगा, वो भी तो मुनाफिक हैं जो कह के टेस्ट नहीं लेते और फिर टेस्टों से गायब होते। उनसे बड़ा मुनाफिक कौन होगा। तो खैर यहाँ पे मेरे बच्चे 30 टेस्ट हो रहे हैं। मजीद हर टेस्ट पे टॉप करने वाले बच्चे को 200 रुपया इनाम दिया जाएगा हर रोज। समझ लो हर रोज आपके शायद कभी कभार 2-2 टेस्ट भी हो रहे हो, तो अच्छी दिहाड़ी लग सकती है। और जो बच्चा कंसिस्टेंट हुआ मेहनत के अंदर, और एक चीज और दिमाग में रखिएगा, कई बच्चे यहाँ पे सब्जेक्ट रिपीट भी कर रहे हैं, कुछ लोग दोबारा से उनके एरियाज मिस थे वो दोबारा पढ़ रहे हैं, वो लोग काउंट नहीं होंगे बीच में, ये सिर्फ नए बच्चों के लिए हो। अगर वो बच्चे टॉप कर भी लेते हैं तो मेरे बच्चे वो लोग बीच में मेरा ख्याल है कि अगर खुदा ना खासा ये लाइव वाले बच्चे इसी तरह करते गए तो हम लाइव क्लास वैसे ही खत्म कर देंगे। इन बच्चों को भी हम यही कहेंगे कि आप कैंपस तक ही आओ, क्योंकि माशाल्लाह जिस तरह की आपकी तरबियत हुई है, मेरा ख्याल है कि आप डिजर्व ही नहीं करते कि आप लोगों को ऑनलाइन पढ़ाया जाए। अच्छा खासा 200 लिखा हुआ था लाइब्रेरी और मैं कह रहा था बंदा वादा पूरा ना करे, मुनाफिक होता तो मेरा वादा ही खराब कर रहे थे। चलें, अब दूसरा सवाल ये आता है कि सर ये अगर सवाल आता है, ये हो सकता था सर मान लो अगर एक दिन 4 लोगों ने टॉप कर लिया फिर क्या होगा, फिर 50-50 रुपए मिलेंगे 50-50 रुपए। अब इतना भी नहीं सोचना खुदा ना खासा के ये ऐसी लगी हुई है कि यहाँ पे लूटने आ गए हैं सीएफई को। सीएफई नहीं लूटेगा, लो बेटा। अब एग्जामिनर हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा होता है और हमने कैसे आंसर करना है मेरे बच्चे, उसके लिए मैं एक पूरा पेज आपके साथ शेयर कर दूंगा, क्योंकि बात का हमें एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट का ही पता नहीं चलता। वो कहीं पे कह रहा है कि मुझे लिस्ट बना के दे दो, और हम वहां पे एक्सप्लेन करना शुरू कर देते हैं। कहीं पे वो कह रहा है कि मुझे डिस्क्राइब करके दो, स्टेट करके दो, वहां पे हम खाली लिस्ट दे के आ जाते हैं। तो कब एग्जामिनर क्या पूछ रहा हो, हमें कैसे आंसर करना है, इसका पेज जो अभी मैं कोशिश करूंगा जब क्लास खत्म होगी, मैं 6 बजे फ्री होऊंगा, 6:30 बजे, मैं इंशाल्लाह उसको सारे ग्रुप्स के अंदर शेयर करवा दूंगा। उस पेज को लाजमी देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। और दूसरे नंबर पे मेरे बच्चे, मैं आपको हरगज नहीं डराऊंगा कि एप्लीकेशन बेस्ड ये वो है एप्लीकेशन, लेकिन मेरे बच्चे वो एप्लीकेशन भी नॉलेज पे ही बेस करती है। अगर आपको किसी चीज का नॉलेज ही नहीं तो आप अप्लाई भी कैसे कर सकते हैं। इसलिए सबसे पहले नॉलेज है, और नॉलेज कैसे आएगा, इन चीजों को याद करके, जैसे हैं वैसे याद करके। और एक चीज और दिमाग में रखिएगा, हरगज इस बात को लेकर घबराइएगा ना कि सर आई कैप अपनी किताब से बाहर भी कुछ पूछ लेते हैं। अगर कुछ पूछे तो आगे मुझे पेपर दिखा दीजिए। हरगज भी आई कैप अपनी किताब से बाहर नहीं जाएगा, वो डेफिनेटली किताब से ही रिलेट करता होगा और आपसे किताब से ही पूछेगा। इस चीज के बारे में ना घबराइए। और इसलिए आपको किताब को याद करना सबसे पहले, ये इंपॉर्टेंट है। मैं कह रहा हूँ खाली आप जो बच्चा किताब याद कर लेगा ना, मैं उसको गारंटी देता हूँ वो पेपर पास भी कर लेगा, क्योंकि अगर थोड़ी बहुत एप्लीकेशन आएगी भी कहीं पे तो मेरे बच्चे वो नॉलेज की बेस पे ही होना है। अब यहाँ पे ये डिस्करेज किया जाता है कि ये सारी की सारी एप्लीकेशन है, ये है वो है, और वो एप्लीकेशन ऐसे आती है वैसे आती है, कैसे आएगी। यहाँ पे एक थ्योरी बोली जाती है, थ्योरी को कहता है अप्लाई करके देखो। जब तक उस थ्योरी के पॉइंट ही आपके दिमाग में नहीं होंगे, अप्लाई उसको खाक करेंगे। वो कहता है फलाने बंदे की थ्योरी अप्लाई कर दो इसके ऊपर। अब उस बंदे ने बात क्या कही थी, क्या वो आपके दिमाग में होनी चाहिए कि नहीं? अगर वो होगी तो आप उसको अप्लाई करो। तो इसलिए मेरे बच्चे सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज है वो नॉलेज, और वो याद करने से ही हो।
अगर खुदा न खासा सब दोबारा से लॉकडाउन लगे तो फिर क्या, क्योंकि आपको पता है कराची के स्कूल तो बंद हो गए, लाहौर की जो रेशो आ रही है वो तकरीबन 4 पॉइंट समथिंग है, 5 तक गया हुआ है, पंजाब की ओवरऑल 3% है, लेकिन कराची की 20% है। तो बड़ी वर्स्ट सिचुएशन हुई भी तब जाके इस तरह, और अभी भी उनको पता चल गया ना, ऐसे बेशरम बैठे हुए हैं सारे बगैर एसओपीज को फॉलो किए हुए, तो हमारे किसी को बता ना देना है, क्या करें, मजबूरी है। वैक्सीन सबने लगवा रखी है ना, तो वैक्सीन लगवा लो, वैक्सीन लगवा लो। वैसे भी आपको घर घर आके वैक्सीन लगाने लगे हैं पोलियो के कतरों की तरह, तो जाके उसको लगवा लीजिएगा। अब ये मुहिम शुरू, तो अगर खुदा ना खासे इस तरह की सिचुएशन हुई भी तो फिर क्या होगा, फिर मेरे बच्चे डेफिनेटली ये जिस तरह ये बाकी बेशरम कितने बैठे हुए ऑनलाइन, आ जा यार क्या है, तड़पा तड़पा के आ रहा है, चले हाँ तूने अंदाजा लगा लिया उसको 47, जादू कर करके इसको बुलाना पड़ता है। तो इस तरह फिर आप लोग भी इंशाल्लाह ऑनलाइन पढ़ें। दूसरा दूसरा देखिएगा, आप सब लोगों को जो हमारी रेगुलर क्लास चल रही थी अभी पूरे सेशन के अंदर, उसके रिकॉर्डेड लेक्चर भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, यानी कि एलएमएस की एक्सेस भी आपको यहाँ पे कतन तफरीक नहीं होगी, जो बच्चा फिजिकल है उसको एलएमएस की एक्सेस नहीं देंगे, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी टाइम कम है, जो बच्चा एक्स्ट्रा एफर्ट्स करना चाहता हो उसको पूरा मौका दिया जाएगा। और बेहतर तो यही होगा कि आज मैंने जो पढ़ाना है कल उसको पढ़ के आओ, उसका लेक्चर बोल के सुन के आओ, बातें तो मैं वही रिपीट करूंगा, मैं नया नई बातें हर रोज कहाँ से लेके आऊँ, बातें तो वही रिपीट होंगी, कम से कम आपकी रिवीजन तो हो रही होंगी ना साथ साथ, और आप क्रिटिकल लिसनिंग करोगे। तो इसलिए मेरे बच्चे कोशिश कीजिएगा इसको साथ साथ कर लीजिएगा। लो बेटा 3:17 हुए, 3:27 के ऊपर दोबारा इकट्ठे होते हैं, 10 मिनट की ब्रेक है, पीछे बैठे रहो, बाहर ना जाना, जगह को नहीं मिलनी आज।
लो बेटा जरा सुन लो, मेरे बेटे सुन लो। क्या पीछे हबस है या उसकी गर्मी है? पिछले बच्चे क्या कर रहे हैं सोफी? चलो लो बेटा देखिएगा, हमने चैप्टर नंबर 11 शुरू करना है जो कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में। और जब हम मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम को पढ़ेंगे तो मेरे बच्चे मैं थोड़ी सी आपसे बिजनेस कम्युनिकेशन की एक बात आपसे पूछना चाहूंगा। हमने वहां पे इंफॉर्मेशन लेवल पढ़े थे, याद है कि नहीं? हमने बिजनेस कम्युनिकेशन के अंदर, क्योंकि अभी आप लोगों ने तो खैर पुराना पढ़ा है, अभी लॉ वाले बच्चे थे वो तो ताजा उन्होंने पढ़ा होता है, लेकिन आप में से भी कई लोग होंगे जिन्होंने अभी AFC पास किया होगा। तो मुझे बताओ, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो हमने इंफॉर्मेशन के लेवल पढ़े थे, कितने लेवल पढ़े थे? 3 लेवल थे, ऐसे ही थे मेरे बच्चों। और वो 3 लेवल कौन कौन से थे सर? एक हमारा ऑपरेशनल लेवल था, एक टैक्टिकल लेवल था और स्ट्रेटेजिक लेवल। अच्छा याद रखो ये ऑर्गेनाइजेशन के इंफॉर्मेशन के लेवल थे। यही हम पढ़ेंगे यहाँ पे बिजनेस मैनेजमेंट के अंदर। ये ऑर्गेनाइजेशन में बिजनेस जो मैनेजमेंट के लेवल कह लो या इंफॉर्मेशन के लेवल कह लो, एक ही बात है। चाहे इसको मैनेजमेंट के लेवल कह लो, चाहे इसको इंफॉर्मेशन के लेवल कह लो, मेरे बच्चे एक ही बात है। कौन कौन से हैं? स्ट्रेटेजिक लेवल है, टैक्टिकल है और ऑपरेशनल है। तो मेरे बच्चों अगर हम बात करें ये ऑपरेशनल लेवल या स्ट्रेटेजिक या टैक्टिकल लेवल होते कौन से हैं? सबसे पहले अगर हम स्ट्रेटेजिक लेवल की बात करें मेरे बच्चे, स्ट्रेटेजिक लेवल में ऑर्गेनाइजेशन के कुछ बड़े बैठे होते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन का जिसको कह लो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव होते हैं, कुछ इस तरह के बड़े लोग। इसके बाद हमारे आते हैं डिपार्टमेंट्स के हेड्स या डिपार्टमेंट्स के मैनेजर। तो टेक्निकल लेवल के अंदर डिपार्टमेंट्स के मैनेजर शामिल होते हैं और एंड पर आता है हमारा ऑपरेशनल लेवल। ये जो ऑपरेशनल लेवल है सीधे वर्कर्स की बात नहीं कर रहा, ये वर्कर्स की बात नहीं कर रहा, वर्कर्स तो इनके अंडर काम कर रहे होते हैं। ये इनके जो मैनेजर हैं, वर्कर्स के जो मैनेजर हैं, जिनको आप कह रहे हैं सुपरवाइजर टाइप के लोग, ये सुपरवाइजर टाइप के लोग हैं। ये जो हमारा ऑपरेशनल स्टाफ है ये कौन सा है? ये सुपरवाइजर टाइप के लोग हैं जो इन लोगों से डायरेक्टली काम करवा भी रहे होते हैं, काम कर भी रहे होते हैं। तो हमने ये अपनी बिजनेस कम्युनिकेशन के अंदर 3 इंफॉर्मेशन के लेवल पढ़े थे। और यहाँ पे हमारे इस चैप्टर का नाम क्या है? मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये जो हमारे तीनों जो इंफॉर्मेशन के लेवल हैं, तीनों लेवल में डेफिनेटली कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन मेरे बच्चे शेयर की जा रही होती है, कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन आपस में फ्लो कर रही होती है। वो कौन सी इंफॉर्मेशन जो आपस में शेयर हो रही होती है, जो इन तीनों लेवल्स के दरमियान इंफॉर्मेशन जो फ्लो कर रही होती है? देखो मेरे बच्चे, अगर मैं बात करूं, ये तो हमारा स्ट्रेटेजिक लेवल है। इन्होंने, चलें इसको यहां से शुरू करते हैं हमारे ऑपरेशनल लेवल से। जो हमारा ऑपरेशनल लेवल है, क्या ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी नहीं कर रहा होता ऑर्गेनाइजेशन के बारे में? अभी आप लोग सारे यहाँ पे एडमिशन करवा के बैठे, जो यहाँ की टॉप मैनेजमेंट है ना, उसको तो अभी पता ही नहीं कि कितने एडमिशन हुए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन हमारा जो ऑपरेशनल लेवल है उसने आप सब लोगों से फॉर्म फिल करवाए होंगे, उसको कंप्यूटर में एंटर कर रहे होंगे, पेमेंट्स के मामला को देख रहे होंगे। ये सारे जो जितने भी मामला हैं अगर देखें वो ऑपरेशनल लेवल पे हो रहे होते हैं। तो हमारा ऑपरेशनल लेवल बहुत सारे कामों में इन्वॉल्व होता है। और यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन जनरेट हो रही होती है, यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन जनरेट हो रही होती है वो मेरे बच्चे जाती है इन मैनेजर्स के पास, और मैनेजर इनकी मजीद समरियां बना के इसको भेज रहे होते हैं हमारे स्ट्रेटेजिक लेवल के ऊपर, और फिर स्ट्रेटेजिक लेवल मजीद आगे उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में फैसले कर रहे होते हैं। तो इस तरह इंफॉर्मेशन का प्रॉपर फ्लो चल रहा होता है। और मेरे बच्चे ये तीनों लेवल्स पे इंफॉर्मेशन इस्तेमाल होती है, इंफॉर्मेशन प्रोसेस भी होती है। जैसे आपका एडमिशन हुआ है, अब वो जो फ्रंट ऑफिस है, जो हमारा ऑपरेशनल स्टाफ है, वो इस इंफॉर्मेशन को जो आपसे एडमिशन के वक्त मिली है इसको प्रोसेस करेंगे। कौन बच्चा है, किस सब्जेक्ट में एडमिशन लिया, कितनी फीस जमा कराई, किस कॉलेज से आया है, क्या मामला, सारे के सारे वो उस डाटा के अंदर जो कंप्यूटर जो भी हमारा डाटा पड़ा हुआ, जो सिस्टम बना हुआ उसमें इनपुट कर रहे होंगे। तो बड़ी सारी इंफॉर्मेशन यहाँ से प्रोसेस होगी, फिर रिपोर्ट्स बन के यहाँ पे मैनेजर्स के पास आएंगे। फिर ये मैनेजर्स आगे इसकी रिपोर्ट्स बना के यहाँ पे स्ट्रेटेजिक लेवल के जो लोग हैं उनको उनके साथ शेयर कर रहे होंगे, और फिर आगे मजीद यहाँ पे जो लॉन्ग टर्म डिसीजन इसकी बेस पे हो रहे होंगे। तो इंफॉर्मेशन का प्रॉपर एक तरीकाकार होता है, हर लेवल में इंफॉर्मेशन इस्तेमाल होती है। लेकिन मेरे बच्चे, इस इंफॉर्मेशन जो तीनों लेवल्स पे इस्तेमाल हो रही होती है, इसको कुछ प्रोसेस करने के लिए वहां पे कुछ सिस्टम भी इस्तेमाल हो रहे होते हैं, जिसको हम कह रहे होते हैं मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो इस चैप्टर में हमने सारे का सारा पढ़ना है।
और वो डेफिनेटली हम सबसे पहले कंप्यूटर से शुरू करेंगे कि इस जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है उसमें कंप्यूटर बड़ा अहम है। कंप्यूटर होगा तो इंफॉर्मेशन सिस्टम बनेगा, अदरवाइज इंफॉर्मेशन सिस्टम नहीं बनेगा। तो हम पढ़ेंगे आईटी और इंसान मिलकर एक इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाते हैं, लेकिन बहरहाल उससे पहले जब हम इंफॉर्मेशन सिस्टम को पढ़ेंगे, कंप्यूटर के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे और किस किस तरह के इंफॉर्मेशन सिस्टम बना के हम तीनों लेवल्स को देते हैं ताकि वो इंफॉर्मेशन को आपस में प्रोसेस कर सकें, एक दूसरे के साथ शेयर कर सकें। तो मेरे बच्चे उसकी तरफ तो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेंगे ही हम, उसकी तरफ तो उसकी तरफ तो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले हमने इंतहाई बेसिक सी बातें पढ़नी है कंप्यूटर के बारे में कि कंप्यूटर क्या होता है। मेरे बच्चे अगर आपको याद हो, हम कंप्यूटर सिस्टम लफ्ज बोलते हैं, ऐसे ही ना, या मेरा सिस्टम खराब है, आज मैं ये काम नहीं कर पाया, तो कंप्यूटर के लिए लफ्ज सिस्टम इस्तेमाल होता है। पहले ये जो वर्ड सिस्टम है ना, ये जो वर्ड सिस्टम है इसको समझना बड़ा जरूरी है। सिस्टम क्या होता है मेरे बच्चे, याद रख लीजिएगा, जिस चीज के लिए भी हम वर्ड सिस्टम इस्तेमाल करें, जिस चीज के लिए भी हम वर्ड सिस्टम इस्तेमाल करें, पक्की बात है उस चीज का लाजमी तौर पे कुछ ना कुछ इनपुट होता है, उस पर वो चीज प्रोसेस करती है, उसको वो प्रोसेस करती है और उसका कुछ ना कुछ आउटपुट दे रही होती है। पक्की बात है, कोई भी जहां पे मर्जी, चाहे हमारा एजुकेशन सिस्टम लगा लो, उसका भी बहुत बहुत सारी चीजें उसमें इनपुट हो रही होती है, उसके बाद उसमें प्रोसेसिंग हो रही होती है, उसके बाद फिर आप जैसे पढ़े लिखे लोग आउटपुट के तौर पे आ रहे होते हैं। कोई भी चीज जहां पे वर्ड सिस्टम इस्तेमाल कर लो, पक्की बात है वो सिस्टम क्या करता है, इस सिस्टम का इन्वायरमेंट होता है, वहां से वो इनपुट पकड़ता है, इसको प्रोसेस करता है और दोबारा इन्वायरमेंट को आउटपुट देता है। बॉडी सिस्टम कह लो, हमारा ब्रेन सिस्टम कह लो, कहीं पे जहां पे वर्ड सिस्टम इस्तेमाल करोगे, पक्की बात है इनपुट लेगा इन्वायरमेंट से, उसको प्रोसेस करेगा और उसको आउटपुट करेगा। तो अगर सर हम अगर कंप्यूटर को सिस्टम कह रहे हैं तो पक्की बात है मेरे बच्चे, इसके कंपोनेंट्स को याद करना कौन सा मुश्किल बात है। इसी तरह अगर कंप्यूटर भी सिस्टम है तो मेरे बच्चे कंप्यूटर भी बड़ी सारी जगहों से इनपुट लेता है। ये जितनी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में खुद सेल्फ जनरेट थोड़ी होती है, कहीं ना कहीं से इनपुट हो रही होती है। उसके बाद कंप्यूटर क्या करता है, उसमें सीपीयू लगा है, ये उसको क्या करता है, प्रोसेस करता है? इसने क्या किया, इन्वायरमेंट से इंफॉर्मेशन को पकड़ा, उसको प्रोसेस किया और फिर क्या हुआ, फिर हमें प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन कंप्यूटर से मिल रही होती है। दोबारा सुनो, अगर हमने कंप्यूटर को सिस्टम कहा है तो सर सिस्टम की निशानी होती है कि उसका इनपुट होता है, उस पर वो सिस्टम प्रोसेस करता है और फिर हमें कोई ना कोई आउटपुट देता है। हमने यहाँ पे पढ़ना कंप्यूटर के बारे में, कंप्यूटर को हमने सिस्टम कह दिया। अगर सर इसको हमने सिस्टम कह दिया, पक्की बात है कि इस सिस्टम का इन्वायरमेंट से लाजमी तौर पे कुछ ना कुछ इनपुट होता हो। हम लोग मान लो कि अगर कहीं पे ये कंप्यूटर पड़ा हुआ है, इस कंप्यूटर के इर्द गिर्द जो भी कुछ है वो सारा इसका इन्वायरमेंट है। इस कंप्यूटर के इर्द गिर्द जो भी है वो सारा इसका इन्वायरमेंट है और इसी इन्वायरमेंट से इसको मैं इनपुट दे रहा हूँ। इसके बाद ये क्या करता है, ये कंप्यूटर उसको प्रोसेस करता है, प्रोसेस करने के बाद किसी ना किसी शक्ल में आपको आउटपुट दे रहा होता है। हमने यही पढ़ना है यहाँ पे कंप्यूटर सिस्टम सबसे पहले कि सर अगर वो सबसे पहले पूछ रहा होगा, कभी उसने पूछा तो नहीं, लेकिन पूछने के चांसेस ज्यादा है। जो चीज अभी तक टेस्ट ना हुई हो उसके दोबारा टेस्ट होने के चांसेस भरपूर होते हैं। कि कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर बता दें, तो अगर कंप्यूटर के कंपोनेंट्स वो आपसे पूछेगा तो आप उसको बताएंगे सर कंप्यूटर के 4 कंपोनेंट्स होते हैं। एक उसका इनपुट होता है, एक उसके प्रोसेसिंग यानी कि सीपीयू होता है, एक आउटपुट। लेकिन याद रखो, हम बड़ा सारा डाटा कंप्यूटर में इनपुट करते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं, बाद का हम उससे फौरन आउटपुट ले लेते हैं या आउटपुट लेने के बाद हम बाद में डाटा उसमें अंदर स्टोर भी करके रख रहे होते हैं, उसमें मजीद हम डाटा स्टोर करके भी रख रहे होते हैं। तो पक्की बात है कि कंप्यूटर के साथ कोई स्टोरेज कैपेसिटी भी होती है। आम सिस्टम में तो इनपुट हुआ, प्रोसेस हुआ, आउटपुट मिल गया, लेकिन कंप्यूटर में मजीद एक क्या खूबी है कि इसमें आम इंसान की तरह जैसे हम लोग प्रोसेस करते हैं इंफॉर्मेशन दिमाग के अंदर, उसका आउटपुट भी दे रहे होते हैं, लेकिन साथ ही हम उसको दिमाग में सेव करके भी रख रहे होते हैं। तो कंप्यूटर भी शायद इसी चीज पर चल रहा होता है। कंप्यूटर क्या करता है, इन्वायरमेंट से डाटा पकड़ता है, उसको प्रोसेस करता है, प्रोसेस करने के बाद आउटपुट भी देता है, लेकिन उस डाटा को जब तक आप चाहें उसको संभाल के भी रखा होता है स्टोरेज। तो अगर तो खाली वो कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर पूछता है तो ये 4 बातें आप जस्ट बता रहे होंगे, कोई मुश्किल बात है तो एक टॉपिक हो गया, चेक कर। तो ऐसी बच्चों वाली बातें हैं, घबराना नहीं। 15 नंबर हमने ऐसे ही कवर करने हैं सिंपल सिंपल बातों से। तो बेटा कंप्यूटर की डेफिनेशन देख लीजिएगा, हो सकता है बुरा वक्त हो आपसे वो कंप्यूटर की डेफिनेशन पूछ ले, मजाक बड़ा उड़ेगा आएगी आपका, लेकिन बहरहाल क्योंकि इस तरह के जहां पर भी उसका मजाक उड़ने के चांसेस हो ना, वहां पे उस तरफ वो जाता ही नहीं। जैसे चैप्टर नंबर 2 है, उसका आधा चैप्टर तकरीबन इकोनॉमिक्स का है, प्योर इकोनॉमिक्स। आप लोग इकोनॉमिक्स पढ़ के आए हो, आधा चैप्टर प्योर इकोनॉमिक्स है।
कुछ तो पढ़ के ही आए हैं ना, जब पढ़ रहे थे तैयार कर ली थी सर, बस आई कैप ने रोक दिया। तो हम देखेंगे वहां पे चैप्टर नंबर 2 में आधा चैप्टर इकोनॉमिक्स का है। अब देखो, अगर बीएमबीएस का पेपर हो और आई कैप आपसे पूछे बताओ मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है, तो लोग लानत भेजेंगे यार तू ये काम, तो ये हरकत तू इकोनॉमिक्स के पेपर में नहीं कर सकता था, तू बीएमबीएस में कर रहा है। आई कैप को इन लानतों का पता था, उसने आज तक इकोनॉमिक्स के उस आधे चैप्टर में से कभी भी एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा, क्योंकि उसको पता है वो वहां पर जो पेपर पूछने वाले हैं ये बड़े समझदार हैं। यहाँ यूनिवर्सिटी वाले थोड़ी है जो पिछले 5 पेपर उठा के दे रही है। और मैं पेपर देने गया 2-3 क्वेश्चन वो सेम ही थे, हमने कहा कि बताएं इनको सेम ही कर देंगे तो नंबर मिलेंगे कि नहीं, वो कहता मिलेंगे। वो हमने किया भी वैसे ही, क्वेश्चन नंबर 1 भी वही, क्वेश्चन नंबर 5 भी वही, तो वही 1 में लिखा वही 5 में लिखा और पास हो गए हैं। तो आम यूनिवर्सिटीज में तो इस तरह चल रहा होता है, लेकिन आई कैप इस तरह की हरकतें नहीं करता। खैर, हो सकता है वो कंप्यूटर की डेफिनेशन पूछ ले कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो प्रोसेस डाटा प्रोसेस करता है। अच्छा, हम बता क्या करते हैं, रॉ फॉर्म में डाटा इस कंप्यूटर में इनपुट करते हैं, रॉ फॉर्म में आम सिंपल डाटा इसमें इनपुट करते हैं, फिर ये कंप्यूटर उस डाटे को हमारे लिए मीनिंगफुल बनाता है, इसको प्रोसेस करके हमारे लिए मीनिंगफुल बनाता है। और जब कोई डाटा, जब डाटे के साथ मीनिंग भी अटैच हो जाते हैं, वो हमारे लिए बन जाती है इंफॉर्मेशन। तो इसलिए क्या करता है, ये डाटे को प्रोसेस करता है, कन्वर्ट इट इनटू इंफॉर्मेशन दैट इज यूजफुल टू पीपल। यहां तक बात समझ आ रही बेटा? तो इस तरह की ये तो सिंपल सी बात है। आगे सादी सी बातें कर रहा है कि ये कुछ इस तरह के कंप्यूटर आम दुनिया में इस्तेमाल हो रहे हैं, जस्ट वो बता रहा है, शायद इनकी डिटेल है भी नहीं और आपसे पूछेगा नहीं, घबराना नहीं, जो चीज किताब में नहीं है आई कैप हरगज नहीं पूछेगा। इनके जस्ट नाम लिखे हैं, इनके काम नहीं लिखे तो आई कैप नहीं पूछेगा। कि ये आम दुनिया में अगर आप इर्द गिर्द देखते हो आपको इस तरह के कंप्यूटर नजर आ रहे होते हैं। कंप्यूटर यही नहीं कि इस तरह की मशीन ही आपके सामने पड़ी हो, कई शक्लों में कंप्यूटर हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं। और वो कौन कौन से, सबसे पहले कहता है डेस्कटॉप कंप्यूटर। डेस्कटॉप कंप्यूटर कौन सा होता है, मान लो कि जो कंप्यूटर हमारे सामने डेस्क के ऊपर पड़ा है उसको हम क्या कह रहे होते हैं, ये डेस्कटॉप कंप्यूटर है। जो नॉर्मली हम जिसको पीसी का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे होते हैं जिसके लिए, ये वो वाला पीसी नहीं है जहां पे मान लो कि आप जाके कोई कॉन्वोकेशन या कुछ इस तरह की सेरेमनीज अटेंड कर रहे होते हो, ये कंप्यूटर की बात हो रही है, तो डेस्कटॉप कंप्यूटर इस्तेमाल हो रहे होते हैं। उसके बाद वर्क स्टेशन। अच्छा, यही डेस्कटॉप कंप्यूटर जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम के मकसद के लिए इस्तेमाल हो रहा हो तो हम उसको क्या कह रहे होते हैं, ये वर्क स्टेशन है। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन में जब वो काम के लिए इस्तेमाल हो रहा हो तो उसको ऑफिस के अंदर हम वर्क स्टेशन कह रहे होते हैं। ये वर्क स्टेशन क्यों कहते हैं, इसका भी, इसके पीछे भी एक लॉजिक है, तो वही उसी तरह का मामला, लेकिन ये सारे के सारे कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी और बड़े कंप्यूटर से अटैच होते हैं जिसको हम सर्वर कहते हैं। तो इसलिए इनके लिए अल्फाज इस्तेमाल हो रहा था, ये वर्क स्टेशन है। तो खैर, ये वर्क स्टेशन की शक्ल में। उसके बाद नोटबुक कंप्यूटर भी आप नजर आ रहे होते हैं, इस तरह के बथेरे आप लोग जानते हो। टेबलेट भी ऑलमोस्ट इसी तरह के टेबलेट भी होते हैं। उसके बाद हैंड हेल्ड कंप्यूटर, बड़े सारे ऐसी शक्लों के अंदर आपको नजर आ रहे होंगे, तो बेतहाशा है। उसके बाद स्मार्टफोन्स, हालांकि हैंड हेल्ड बकवास कर रहा था तो यहीं पे इसको भी रख देता, ये भी तो हैंड हेल्ड ही है। लेकिन जो इसने कह दिया हमने चुप करके, देखो मैं हमेशा कह रहा हूँ अपना नॉलेज झाड़ने की जरूरत नहीं। जहां पे आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफिशिएंट बनने की कोशिश करोगे ना, तो शायद आई कैप कहे कि नहीं तो औकात से बाहर जा, इसको दोबारा पढ़। तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। हालांकि वही बात थी कि ये भी हैंड हेल्ड कंप्यूटर है, वो भी है, चले उसने कह दिया स्मार्टफोन लहदा से। लेकिन मेरे बच्चे, ये जो 3 कंप्यूटर हैं ये थोड़े से समझने वाले हैं। एक मिनी कंप्यूटर है, मेन फ्रेम है और सुपर कंप्यूटर है। अगर हम इनकी बात करें, सबसे पहले हम करते हैं बात मिनी कंप्यूटर्स की। मिनी कंप्यूटर्स, ये मिनी कंप्यूटर क्या है, ये नाम के मिनी कंप्यूटर है, लेकिन ये आम कंप्यूटर से एक बड़ा कंप्यूटर होता है। ये आम कंप्यूटर से एक बड़ा कंप्यूटर होता है जिसके साथ और बड़े सारे छोटे छोटे कंप्यूटर अटैच होते हैं। जैसे अगर आप यहाँ पे सीएफपी में जाएं, ये जैसे आप एंटर हो रहे होते हैं, साथ कंप्यूटर लैब होती है नीचे। उस कंप्यूटर लैब पे साथ ही वहां पे एक सर्वर रूम है, वहां पे हमारा सर्वर पड़ा हुआ है। वो जो सर्वर है वो मिनी कंप्यूटर है। इस मिनी कंप्यूटर के साथ हमारे सीएफपी के जितने भी कंप्यूटर हैं वो सारे उसके साथ अटैच है। ये आम कंप्यूटर से इसकी प्रोसेसिंग, इसकी स्टोरेज आम कंप्यूटर से कहीं ज्यादा होती है, तो इसको हम कह रहे होते हैं कि मिनी कंप्यूटर, या इसका दूसरा नाम कह लो ये सर्वर होता है, सर्वर है। उसके बाद हम पढ़ेंगे भी इनको हल्का हल्का, आगे जाके हम डिस्कस भी करेंगे ये खासतौर पे ये जो मिनी कंप्यूटर है। उसके बाद आता है मेन कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर। सर मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या है, देखो मेरे बच्चे,
ये जो सर्वर है इसमें तो हमने किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के कंप्यूटर्स को आपस में अटैच कर दिया इस कंप्यूटर के साथ। ये थोड़ा सा बड़ा कंप्यूटर नॉर्मल कंप्यूटर से। लेकिन अगर हम बात करें मेन फ्रेम कंप्यूटर की, जो और बड़ी सारी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे बैंक्स की बात करें, बैंक की अब पूरे मुल्क में ब्रांचेस फैली हुई है, क्या हर ब्रांच में कंप्यूटर लगे होंगे कि नहीं? और ये सारे के सारे किसी बड़े कंप्यूटर के साथ अटैच हैं कि नहीं? क्योंकि आपका जो डाटा है ना, जो आपका डाटा है किसी बड़े कंप्यूटर में सेव है, किसी बैंक के जहां पर भी आपने अकाउंट ओपन करवाया हुआ, आपके उस अकाउंट में कितना बैलेंस है, आपकी सारी डिटेल किसी बड़े कंप्यूटर में सेव है। आप पाकिस्तान के किसी भी कोने से एटीएम को इस्तेमाल करते हो तो उस बड़े कंप्यूटर से आपको फौरन से मैसेज आ जाता है कि अब आपका बैलेंस कम हो गया, यहाँ से यहाँ आ गया। तो और फौरन से भी, इवन देन आपने पैसे पकड़े नहीं होते एटीएम से और आपको मैसेज रिसीव हो रहा हो। तो मतलब क्या हुआ, ये सारे जितने भी ये कंप्यूटर हैं सारे के सारे किसी और बड़े कंप्यूटर के साथ अटैच है। तो वो बड़ा कंप्यूटर हमारे लिए क्या है, वो मेन फ्रेम कंप्यूटर है। ये मिनी कंप्यूटर से भी ज्यादा बड़ा, ज्यादा प्रोसेसिंग वाला और ज्यादा स्टोरेज वाला है। इसके बाद आ जाता है सर सुपर कंप्यूटर। ये तो जिस तरह हम सुपर नेचुरल इंसान होते हैं ना, जो फिल्मों के अंदर नजर आ रहे होते हैं, उसी तरह का ये सुपर कंप्यूटर है। ये मिनी और मेन फ्रेम कंप्यूटर से भी कहीं बड़ा होता है। तो ये कहाँ पे इस्तेमाल होता है? ये बेटा मुल्कों के जो डिफेंस हैं, जो डिफेंस सिस्टम होता है, या ये जो हमारे नासा वगैरह के जो इस तरह के जो इदारे हैं ये इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, सुपर कंप्यूटर। इसकी प्रोसेसिंग, इसकी स्टोरेज शायद इनसे भी बहुत ज्यादा है। यहाँ तक की बात समझ रहे बेटा? लेकिन आपसे ये सारा डिटेल नहीं पूछेगा, वो जस्ट अगर हुआ भी ज्यादा से ज्यादा वो टाइप्स या कैटेगरीज ऑफ कंप्यूटर पूछ सकता है कि बताओ किस किस कैटेगरी के कंप्यूटर है। तो जस्ट आपने ये लिस्ट दे देनी होगी जो हमारे सिलेबस में है। यहाँ तक की बात समझ आ रही बेटा? इनकी हरगज भी सिलेबस में हमारे डिटेल नहीं है, तो आपसे डिटेल पूछेगा मैं। लो बेटा, अभी हमने ये डिस्कस किया था कि हमने कंप्यूटर सिस्टम को पढ़ना है। सबसे पहले हम कंप्यूटर सिस्टम जब पढ़ेंगे, और जब हमने कंप्यूटर सिस्टम की बात कही थी तो हमने ये कहा था कि कोई भी कंप्यूटर उठा लो, लाजमी तौर पे इस कंप्यूटर का कुछ इनपुट होता है और उस पर ये कंप्यूटर प्रोसेसिंग करता है और उसके बाद हमें क्या दे रहा होता है, आउटपुट दे रहा होता है। और इसमें कुछ स्टोरेज भी लगा होता है, स्टोरेज भी लगा होता है। अब मेरे बच्चे, हमने एक एक करके पढ़ना है कि सर कौन कौन से डिवाइसेस हैं जिनके जरिए हम कंप्यूटर में डाटा इनपुट करते हैं, कौन कौन से डिवाइसेस हैं जिनके जरिए हमें कंप्यूटर से आउटपुट मिलता है, और किस किस तरह के स्टोरेज होते हैं। ये तीन चीजें अभी हमने डिस्कस करनी है आज के हमारे लेक्चर में। अगले 2 दिन में ये खत्म हो जाएगा, यानी कि 3 दिन के अंदर। वैसे तो कल ही खत्म हो जाना था अगर ये आज ओरिएंटेशन का पोर्शन बीच में ना होता, लेकिन ये परसों इंशाल्लाह खत्म होगा। तो खुद ही सोचें 3 दिन और 15 नंबर और बड़ी डिटेल में एक एक लफ्ज यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। इसमें एमसीक्यूज भी होते, हर जगह पे ऐसी नहीं रखी। लोड पढ़ तो लो, बता तो रहा हूँ। हर जब भी कोई टॉपिक आ रहा है सामने में, नाम ले नहीं रहा कि किस तरह क्या पूछ सकता है। अगर कहीं पे लिस्ट बनवा सकता है जहां पे अप्लाई करने की बात होगी वो भी बता दूंगा। और सबसे बड़ी जो प्रैक्टिस होगी आपकी, वो यहाँ पे जो टेस्ट हो रहे होंगे प्लस जो पास पेपर है। पास पेपर आपके ग्रुप्स में शेयर कर दिए जाएंगे, आप वहां से उसको कर सकते हो। किसी हद तक पास पेपर आपकी किताब में भी शामिल है, प्रैक्टिस क्वेश्चन के तौर पे किताब में भी शामिल है। लेकिन बाद में जो पास पेपर है इंशाल्लाह 2-4 दिन के अंदर आपके ग्रुप्स में भी पूरे के पूरे टॉपिक वाइज शेयर कर दिए जाएंगे। यहाँ तक की बात समझ? 4 नंबर का भी आता है, 10 नंबर का भी आता है। आई की मर्जी मेरी नंबर का पूछे। जैसे यहाँ से 15 नंबर का पूछेगा तो 3-4 चीजें पूछेगा, 3-3, 4-4 नंबर की करके, तो 4-5 चीजें पूछ लेगा वो है। आई कैप की स्टडी टेक्स्ट मैं तो यही कह रहा हूँ, लेकिन बीएम के लिए आप कोई भी किताब इस्तेमाल करने कोई मसला नहीं, जिसको मर्जी कर लो। बेटा देखिएगा, तो कंप्यूटर में अगर आपने डाटा इनपुट करना हो तो कौन कौन से डिवाइसेस इस्तेमाल करते हो? हरगज भी आपके लिए नई बात नहीं है, हरगज भी नई बात नहीं है। तो कौन कौन से इनपुट डिवाइसेस इस्तेमाल होते हैं? देखो मेरे बच्चे, सबसे पहले कीबोर्ड है। क्या बड़ी नई बात आ गई है सर, हमें पता ही नहीं कीबोर्ड क्या होता है। सर कोई तस्वीर ही दिखा दो, तो ऐसा तो कोई नहीं, ये क्या है? और अगर यहाँ पे ये देखो, इस पे भी कीबोर्ड बना हुआ है। तो कीबोर्ड क्या है? एक्सेप्ट लेटर, नंबर्स एंड कमांड्स फ्रॉम द यूजर। ऐसे ना मेरे बच्चे, कीबोर्ड के जरिए आप कमांड दे रहे होते हैं। जब आप फॉर्म में इंशाल्लाह आर्टिकल्स कंप्लीट कर लोगे, फिर आपको कभी भी माउस इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं है। आपने जितना भी कंप्यूटर के ऊपर काम करना है, सारी की सारी जो प्रोसेसिंग कर रहे होंगे जस्ट कीबोर्ड से ही कर रहे होंगे। तो कई लोग आपको पास बैठे हुए सुपर इंसान ही समझेंगे, सुपर नेचुरल पर्सन है, ये कीबोर्ड इस्तेमाल वो कर ही नहीं रहा, माउस वगैरह कुछ भी, और यहीं पे आप सारा कुछ है। तो क्या ये भी सलाहियत आपको आर्टिकल से ही पता चलेगी। खैर, तो बेटा उसके बाद माउस,
ओहो खतरनाक लफ्ज आ गया। इनपुट डिवाइस में माउस भी होता है, और माउस आपको पता है ये भी क्या है, ये एक कर्सर है जो स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहा होता है। कहीं पर भी घुमा के कहीं से भी कुछ इनपुट वो कर लो, इंस्ट्रक्शन दे दो उसको, ये चीज ओपन कर दो, ये कॉपी कर दो, ये पेस्ट कर दो, सारी सहूलत मिल जाती है ना इससे भी। तो ये भी डाटा इनपुट में आपकी मदद कर रहा होता है। उसके बाद ट्रैक बॉल एंड टच पैड। अगर हम टच पैड की बात करें तो यहाँ पे ये देखो, ये छोटा सा एरिया बना हुआ है, तो इससे ये कर्सर ये सारा मूव कर रहा होगा, आपको नजर आ रहा होगा। तो इस तरह के कंप्यूटर्स के ऊपर टच पैड भी बने होते हैं। लेकिन दूसरी बात आती है ट्रैक बॉल। सर ये क्या बला है? बिल्कुल। अगर तो माउस की बात करें तो उसके बाद का अब तो ऊपर एक वो लगी होता है ना, एक रिंग सा लगा होता है। लेकिन अगर पुराने माउस की बात करें उसके नीचे एक बॉल लगी होती है। एक्चुअली जो कर्सर की मूवमेंट होती है ना, उस बॉल की मूवमेंट से हो रही होती है। तो इसको हम कह रहे होते हैं ये क्या है, ये ट्रैक बॉल है। उसके बाद दूसरा है जॉयस्टिक। अच्छा पता क्या करते हैं आप लोग बचपन में, खैर आप लोगों का दौर तो कुछ और है, हमारे दौर की शायद बात थी कि हम वो टोकन डाल के ना गेमें खेला करते थे। आप भी बड़े पुराने हैं। मैं तो समझ रहा था कि हाँ यंग जनरेशन आपको पता ही होगा, ये हमारे दौर की बातें। चलें, तो क्या होता था, आप गेम हारे, जल्दी से एक टोकन डाला और दोबारा से गेम खेलना शुरू कर दी। एक्चुअली वो जो आपने वहां पे वो जो एक स्टिक सी लगी होती है ना, जिससे उसको सारी मूवमेंट देते थे प्लेयर को, वो उस ट्रैक बॉल के ऊपर ही एक स्टिक लगी होती। अगर उसी माउस को उल्टा कर दें, उस ट्रैक बॉल के ऊपर अगर एक स्टिक लगा दो, उसको हम कह रहे थे ये जॉयस्टिक है, और फिर उससे वो सारी की सारी आप कर्सर की मूवमेंट कर रहे होते थे। तो इसको हम कह रहे थे, इसकी अगर आपने शक्ल देखनी हो, जी जितने भी अल्फाज हो इनकी शक्लें देखनी हो, तो मेरे बच्चे आप उसको गूगल के ऊपर, मैंने मुनासिब नहीं समझा, मैंने कहा कि हमें वेस्टेज ऑफ टाइम है तो मैं क्यों करूं, तो उसको आप गूगल पे जाके उसको कर लीजिए, देख लीजिए। उसके बाद स्कैनर। क्या कभी देखा है स्कैनर? क्या करता है? स्कैन करता है, बड़े बेचारे। और नहीं की बार का मामला लगा है। एक डिवाइस पड़ी हुई है, मैंने क्या किया, कोई भी डॉक्यूमेंट, ये मान लो ये स्कैनर है, इस स्कैनर में रखा, ये क्या करेगा, इस ये कंप्यूटर के साथ अटैच होगा, क्या करेगा, उस डॉक्यूमेंट का इमेज लेकर इस कंप्यूटर में सेव कर रहा होगा। ऐसे ही ना मेरे बच्चे। अब वो इमेज उस चीज का, उस डॉक्यूमेंट का इस कंप्यूटर में पड़ा होगा। उसमें मजीद अगर आप कुछ एडिटिंग करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं, नो डाउट। आपको पता है वो एडिटेबल नहीं होता, लेकिन अगर उसको इमेज को वर्ड में कहीं और कन्वर्ट करने की सलाहियत हो तो आप उसको कर सकते हो। खैर, तो ये स्कैनर, वो डिजिटल कैमरा क्या होता है? क्या सुना है डिजिटल कैमरा क्या होता है? तो उसी कैमरे की बात हो रही है। यहां पर भी एक कैमरा नजर आ रहा है, लेकिन मैंने अभी ऑफ कर रखा है। तो अगर इसी को ऑन भी कर दिया जाए तो कहीं ना कहीं मैं भी नजर आ ही जाऊंगा। अंधेरा है ना, जो भी है, नजर ही नहीं आ रहा था। मैं देखने की कोशिश कर रहा था, मैं बेशर्मी में कहां पे, मुझे नजर ही नहीं आ रहा था। चले, क्या है वो मुझे नहीं पता चला। चलो अच्छा हुआ तूने बता दिया, नेक्स्ट टाइम जब एग्जांपल आएंगे ना। अच्छा देखो, ये भी तो पीके है ना, इन्होंने भी जब किताब ये बनाई है ना, देखना अभी यहाँ पे डिजिटल कैमरा है ना, इसी में एंड पर लिखा है डिजिटल कैमराज। अगर यकीन नहीं आता तो ये देख, ये आपकी किताब ही है ना, इसी में लिखा हुआ डिजिटल कैमराज। यहाँ पे कैमरा है, एक लाइन में बताया, ये ज्यादा है तो ज्यादा लाइनों में बताया है। तो कॉपी करते हुए भी बेशर्मी की हद है, उसको देखते हुए नहीं करके आ रहे हैं। खैर लोड़ा। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, माइक्रोफोन। माइक्रोफोन आपको पता ही है, ये सारे जो भी इस्तेमाल हो रहे हैं ये सारे माइक्रोफोन ही हैं। उसके बाद टच सेंसिटिव स्क्रीन, ये जो मैं कर रहा हूँ, ये जो मैं लिख रहा हूँ, क्या लिखा है? हाँ मैंने ऐसे लिखा था कि आपसे पढ़ा ना जाए, तो ये किस लिए लिख रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर? अगर ये टच स्क्रीन, तो इससे भी इनपुट दिया जा सकता है। इस पे मैं लिख रहा हूँ, कुछ बना रहा हूँ, कुछ आपको दिखा रहा हूँ, ये सारा इनपुट ही तो है। तो ये भी एक इनपुट का जरिया है। उसके बाद यार ये क्या है बेटा, जो भी वाहियातियां करनी है आज का दिन कर लो, कल इंशाल्लाह फौरन से वो लोग इस क्लास से रिमूव कर दिए जाएंगे जो इस तरह की बात करेगा। हद होती है वैसे बेशर्मी की भी, आप लोगों ने उसकी वो क्लास कर दिया। बेटा नेक्स्ट देखो, देखो मेरे वैसे, ऑप्टिकल मार्क रीडर, OMR। सर ये क्या बला है?
क्या आप लोगों ने कभी किसी ने कोई गैट शैट के कुछ इस तरह के टेस्ट दिए? नहीं। पता क्या होता है, वो पेपर एमसीक्यूज होते हैं। बिल्कुल बबल, बिल्कुल बबल, ऐसा ही है। तो होता क्या है, तो वहां पे 4 ऑप्शन आ रहे होते हैं, मान लो 4 ऑप्शन आ रहे हैं, और वो आपको कह रहे होते हैं कि इनमें से जो सही ऑप्शन है उसको फिल कर दो। ऐसे मेरे बच्चे, अब जब आपने ये फिल कर दिया, ये सारी की सारी शीट्स कहां से गुजारी जाती हैं? इस डिवाइस से, ऑप्टिकल मार्क रीडर से। जब इससे गुजारी जाती है तो उसको ये आइडेंटिफाई कर रहा होता है कि इसने किसको ये फिल किया है, और वो देख रहा होता है ये सही में है या गलत में है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ से ये पेपर टेस्ट हो रहे होते हैं, आपके चेक हो रहे होते हैं। मैंने लॉ का गैट टेस्ट दिया। आपको पता कि जो भी है वो गैट का जो टेस्ट है वो बड़ा टफ है, अक्सर आप देखेंगे रौला ही पड़ रहा होता है उसका सोशल मीडिया पे। तो मैंने भी वो टेस्ट दिया। जब वो टेस्ट दिया, मुझे थोड़ी पता था कि ये क्या मामला है। उन्होंने 5-6 कलर की ना शीट्स दे दी सब, किसी के पास येलो, पिंक, रेड, पता नहीं किस किस तरह। मेरे पास येलो। अब मैं वो, जब जो मुझे आते थे मैं वो तो मैंने कर लिए, या जो नजदीक नजदीक था वो तो मैंने कर लिया। ये क्योंकि मेरे साथ हुआ, मैं अक्सर बच्चों को बता रहा हूँ कि हुआ क्या। यही ये इसी तरह ये बॉक्स बने हुए थे, इस तरह के सर्कल बने हुए थे, उनको फिल ही करना। अब उसके बाद क्या हुआ, जब मामला मेरी तरफ से नॉलेज खत्म हो गया, अब मैंने लोगों से नॉलेज ढूंढना शुरू किया जो इधर उधर बैठे हुए। तो साथ वाले बंदे ने, मैंने देखा कि उसने क्या क्या टिक किया और नजर तो आ ही रहा था, तो मैंने वही वही वहां पे वो कर दिया। मैंने कहा लो भाई काम बढ़ गया है? करके मैं बाहर निकला। एक बंदा आगे वो कहता कि अच्छा आपने पेपर कर लिया? मैंने कहा कर लिया। कहता कि आपकी वो शीट का कलर क्या था? मैंने कहा क्या मतलब? मैंने कहा येलो। कहता नहीं फिर आप रेलिवेंट नहीं। मैंने कहा क्या मतलब? कहना क्या चाहते हो? मुझे पता ही नहीं था कि हर शीट का जो कलर लेना है उसमें क्वेश्चन की तरतीब भी लेना है। ओ मेरा क्या रुक गया, इससे बेहतर था मैं खुद ही कर लेता है? तो ये मेरे साथ हुआ। लेकिन बहरहाल वही बात कि नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है, और वो रहने के बाद ही वैसे इस्तेमाल कर ली। थोड़ा देखिएगा नेक्स्ट क्या है, वॉइस डाटा एंट्री। वॉइस डाटा एंट्री में क्या चल रहा होता है? अच्छा देखो, बात वही है कि जिसका जिस टेक्नोलॉजी या जिस चीज के साथ लगाव हो उसको पता हो चल क्या रहा है। मेरे बच्चे मुझसे ये मोबाइल लेते थे, मुझे नहीं पता, आज तक नहीं मुझे पता। वो वहां पे ना इसको कर रहे होते थे, यहाँ पे उसको करके माशा बियर, माशा बियर, माशा बियर। मैं हैरान हो रहा था कि करते क्या है, मुझे नहीं पता था कि ये माशा बियर की क्यों इसके साथ इस तरह बोलते हैं। अच्छा मुझे बाद में पता चला कि ये क्या है, ये तो उसको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। ये गूगल पे जो वॉइस डाटा एंट्री वाला जो ऑप्शन है, ये उसके जरिए उसको इस्तेमाल करते हुए उसको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि हमें माशा बियर की वीडियोस निकाल के दिखाओ, और वो उनको ढूंढ के दे देता है। तो ये वॉइस डाटा एंट्री, जहां पे आप बोलकर कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहे हो और वो आपको सुन रहा हो। और बैठा लो यार, लोड। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, बार कोड्स एंड क्यूआर कोड्स। बार कोड्स एंड क्यूआर कोड्स, भाई बार कोड्स का तो आपको आइडिया है। ये जितनी भी आप चीजें खरीदते हो, आपके सामने किताबें पड़ी हैं, अगर आप इनकी बैक साइड पे देखोगे, ये बिल्कुल दिखाना, नजर तो आपको कौन ही आएगी है, नजर बटू, लेकिन फिर भी ये जो बनी हुई है बार्स, ये बार कोड रीडर नहीं, ये बार कोड्स हैं, समझ लो, ये रीडर नहीं। इसको जिस डिवाइस के सामने से इन बार्स को हम गुजारते हैं वो हमारे लिए बार कोड रीडर होता है। अक्सर आप स्टोर के ऊपर देखते हो, उसके साथ एक ब्लैक कलर का वहां पे कंप्यूटर के साथ, आप यहाँ पे जाए, गोरमे में जाए या किसी और स्टोर में जा रहे हो, तो उनके कंप्यूटर के साथ एक ब्लैक कलर का एक डिवाइस लगा होता है जिसमें रेड सी लाइट जल रही होती है, वो एक्चुअली बारकोड रीडर होता है। आप क्या करते हो, इन बार्स को उस बारकोड रीडर के सामने से गुजारते हो, वो क्या करता है, इस बार्स में से जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको इकट्ठे करके उनके सिस्टम में इनपुट कर देता है, तो वो भी इनपुट डिवाइस। यहां तक की बात समझ आ रही बेटा? तो बारकोड रीडर्स, इसके साथ ही क्यूआर कोड्स भी है, क्विक रिस्पॉन्स कोड्स। अब ये क्या है, देखो मेरे बच्चे, अगर आपने फेसबुक के ऊपर लॉग इन करना हो, साइन अप करना हो, साइन इन करना हो, फर्क का पता है क्या होता है?
इन चीजों को छोड़ो, पढ़ लो। रिसर्च कर रखी है इन बातों में, इसका कोई फायदा नहीं, और वो भी फेसबुक के ऊपर। थोड़ा देखिएगा। हाँ, मैं उधर तो जा रहा हूँ ना, उधर तो जा रहा हूँ, ये तो मैंने बात की है ना, व्हाट्सएप तो काम के लिए इस्तेमाल होगा अगर आप काम के बंदे हो। थोड़ा देखिएगा। अब हमने बात करनी है क्यूआर कोड की। वहां पे तो देखो, आप अगर आपने लॉगिन करना हो, वो ईमेल दो और ये करो वो करो, अगर आप ईमेल भूल जाओ, ये सारा कुछ भूल जाओ, और उसके बाद वो आपसे वो मंगवा रहा होता है कि अच्छा मैं आपको मोबाइल के ऊपर सेंड करूँ कोड या ईमेल कर दूं। आपको पता है ईमेल करोगे तो वहां पे फिर मैं ईमेल का भी भूला हुआ पासवर्ड, और मोबाइल मेरा था नहीं, अब मैं क्या करूं? 100 से आपका इसके बरक्स आपको याद हो, अगर आपने अक्सर देखा हो कि आप क्या करते हो, व्हाट्सएप को कंप्यूटर के ऊपर भी लॉगिन कर रहे हो, करते हो, उसमें क्या होता है, अगर आप आजकल तो उस पर पासवर्ड भी मांगता है, क्या करता है? बस कर यार, बस कर। एरोप्लेन मोड लगा के रखता हूँ, बस ऑन करने की देर थी। लो बेटा, होता क्या है, इस तरह का ये बॉक्स तो बना देखते ही आप, नजर आ रहा है सबको? तो ये है क्यूआर कोड रीडर, तो इसके सामने आप करते हो, ऐसे करते हैं वो जो भी है, तो ऐसे फौरन से लॉगिन हो गए। ऐसे होता है कि नहीं? होता है। तो यही बताना था, कुछ नहीं मिलेगा बेटा। क्या कहते हैं, पाक रहा है बेबाक रहा है, इसलिए बेफिक्र रहा है। मेरा हर सिस्टम के ऊपर मेरा लॉगिन हुआ हो, कभी उसको लॉग आउट करके जाने की कभी दिक्कत ही नहीं हुई, कभी परेशान हुआ ही नहीं, मर गया लॉगिन लॉग आउट नहीं मैंने किया, तो कभी नहीं मैं मरा ना हुआ, इसलिए परेशान ना। लोड़ा कारीगर होना चाहिए बंदा। आ गया, आ गया। ओए सुन लो सुन लो सुन लो, कहने का वो मतलब नहीं था जो आप समझ रहे हो। वापस आओ, दोबारा देखिएगा। ये क्यूआर कोड्स की समझ आ रही है मेरे बच्चों? इसी तरह नेक्स्ट उसने कह दिया डिजिटल कैमरास हैं, तो ये डिजिटल कैमरास का आपको पता ही है मेरे बच्चे, ये सारे के सारे इनपुट डिवाइसेस। अब पेपर में पता क्या पूछा हुआ, पेपर में जो क्वेश्चन आया हुआ उसने ये कहा हुआ कि ये जो इनपुट डिवाइसेस हैं, उसने कुछ इनपुट डिवाइसेस के नाम बता दिए, फिर आपसे कहता है कि इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बताओ। अगर आप देखोगे पेपर के अंदर, अपनी किताब के अंदर, वहां पे जस्ट इनपुट डिवाइसेस का बताया गया है, उनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस वहां पे नहीं बताए गए, बल्कि उसके नीचे एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है, वो पास पेपर का क्वेश्चन है, वहां पे इन चीजों को एक्सप्लेन किया गया है। तो इसलिए मेरे बच्चे एहतियातन, इसको कहते हैं ना एहतियात, अब दोबारा से क्या फिर पूछ सकता है, वो कह रहा है कि अगर आप इनपुट डिवाइस पढ़ोगे तो हो सकता है आपको इसके फायदे नुकसान आपका भी पता हो। इंतहाई आसान है, कतन भी मुश्किल नहीं है। अगर कहीं पे किसी को कोई मुश्किल हुआ तो मुझे बता दीजिएगा। जैसे माउस, भाई माउस बड़ी आसानी के साथ आप उसको इंस्ट्रक्शन तो दे सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको पता है कि एक अच्छी खासी दिक्कत होती है, इंसानी एफर्ट्स बड़ी लगानी पड़ती है, और यहाँ पे पेन भी शुरू हो जाती है। इसी तरह की बातें उसने यहाँ पे लिखी होंगी। जैसे मान लो कहते हैं टच सेंसिटिव स्क्रीन, बेनिफिट्स क्या है, स्पेस सेव करता है, इनका आपको लहदा से कीबोर्ड रखने की, माउस रखने की जरूरत नहीं, उसी के ऊपर ही आप स्क्रीन के ऊपर ही सब कुछ लिख सकते हो। लेकिन मेरे बच्चे इसके नुकसान भी हैं, डिफिकल्ट फॉर एक्यूरेट डाटा एंट्री, डाटा एंट्री सही तरीके से नहीं होती। आप यूज टू हुए होते हो माउस से, कीबोर्ड से डाटा एंटर करने के, टच सेंसिटिव से आप सारे का सारा डाटा इनपुट नहीं कर सकते। लेबर इंटेंसिव है अच्छी खासी, हालांकि ये मेहनत लग रही होती है उस चीजों को बनाने में, पता नहीं लग रही होगी, मुझे तो बड़ी आसानी लग रही है, इसको कह रहा है तो ठीक है। और ये महंगा होता है, वो जो कीपैड वाला माउस वाला जो वो होता है सिस्टम होता है, वो सस्ता मिलता है, इस तरह के सिस्टम महंगे होते हैं। अब ये फायदे नुकसान बड़े आसान से हैं, लेकिन ये पास पेपर का क्वेश्चन है, इसका मतलब हम उस एरिया में दाखिल हो गए जहां पे वो आईकैप क्वेश्चन पूछ रहा होता है। तो ये क्वेश्चन आईकैप पूछ चुका है, दोबारा भी पूछेगा। लेकिन यहाँ पे जो मैंने आपको, बाकी आप पढ़िएगा, आपको इंशाल्लाह कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन हुआ तो मैं आपको दोबारा बता दूंगा। अब देखिएगा MICR, क्या हमने पीछे डिवाइसेस में कहीं MICR पढ़ा है? कुछ इनपुट डिवाइसेस वो सिर्फ यहीं पे उनका जिक्र है, पीछे है ही नहीं, गाइड किए हुए उनसे।
MICR क्या है? मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकग्निशन। ये क्या बोला है? ये बच्चे चेक की बात कर रहे हैं। तो चेक अगर आप देखो, अल्लाह करे आपको चेक देखना नसीब हो, तो जब आप चेक देखोगे, अभी तो घर वालों को तंग ही करते हो, कल भी आपको अपना चेक भी मिलेगा, तो उसके बिल्कुल चेक के लास्ट के ऊपर कुछ अजीबोगरीब वर्डिंग के अंदर खास इंक के साथ कुछ अल्फाज लिखे होते हैं। वो जो अल्फाज लिखे गए हैं वो मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकग्निशन, मैग्नेटिक इंक के साथ लिखे गए हैं। वो जो मैग्नेटिक इंक क्या है, उसमें अच्छा खासा डाटा सेव हो सकता है। अब वो जो अल्फाज, जो चीजें उसमें लिखी हुई है, जो डाटा सेव है, जैसे हम उसको MICR के सामने से गुजारते हैं, ये डिवाइस है मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकग्निशन, जो बैंकों वगैरह में पड़ी होती है। इसके सामने से जैसे ही उस चेक को गुजारा, जिस तरह वो बारकोड रीडर के सामने से बारकोड्स को गुजारते हैं ना, इसी तरह MICR के सामने से उसको गुजारा उस चेक को, तो फौरन से उस चेक की सारी इंफॉर्मेशन उसके सामने लेके आ रहा हूँ। तो ये हमारा मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकग्निशन है। इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल, ये हमने ऊपर नहीं पढ़ा, EPOS। बारकोड्स का तो हमने जिक्र किया था, लेकिन EPOS नहीं है। EPOS क्या है? इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल डिवाइसेस। वो सारे के सारे डिवाइसेस जो हमारी सेल, जो काउंटर होता है उसके ऊपर जो पड़े होते हैं, जैसे उसमें बारकोड रीडर भी आ जाता है, उसमें अगर आपने पेमेंट करनी हो, आपको पता है कि वहां पे कार्ड स्वैप करने की एक मशीन पड़ी होती है। इस तरह के जितने भी डिवाइसेस हैं मेरे बच्चे, ये आ जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल डिवाइसेस के अंदर। यहां तक बात समझ आ रही है बेटा? उसके बाद फेशियल रिकग्निशन सिस्टम। आपको पता है कि आजकल आप लोगों को अपने पासवर्ड पे तो यकीन है, तो आप लोगों ने मजीद उसको सिक्योर करने के लिए क्या कर लिया? लेकिन आप सो रहे होते हो, घर वाले आपका मुंह सीधा करके नहीं होता, डरा रहा हूँ, पता है उसमें आंखें खुली होनी चाहिए। क्या कह रहे हो? पता है मेरे साथ, मैं अक्सर बच्चों को बता रहा हूँ, जब ये टॉपिक आते हैं ना, डेफिनेटली जो चीजें होती हैं पहले पास्ट में, तो मैं पासवर्ड लगाया करता था। तो मेरा भतीजा जैसे मेरी आंख खुली, देखा रात को वो गेम में खेल रहा बैठा। मैंने कहा यार मैं हर रोज पासवर्ड चेंज करता हूँ, कैसे, आखिर क्या टेक्नोलॉजी है इसके पास? मैंने उसको कहा कि यार तू खेल लिया कर, लेकिन मुझे बता दे तू करता क्या है, तू करता क्या है? उसने कहा चाचू पता मैं क्या करता हूँ, ये मैं आपका मोबाइल लाइट की तरफ ऐसे करता हूँ, जैसे मैं लाइट की तरफ करता हूँ तो उसमें जो पैटर्न बना होता है मुझे नजर आ रहा है। ठीक है भाई, तू इस्तेमाल कर, इतना काबिल बच्चा हमारे घर में पैदा हो गया, बस इतना ही काफी। तो ये क्या है? खैर, तो फेशियल रिकग्निशन सिस्टम भी इस्तेमाल हो रहे थे। जो स्टिक हमने देख लिया लाइट पेन, क्या अक्सर प्रेजेंटेशन वगैरह हो रही होती है, वहां पे हम बजाय को स्टिक पकड़ के या कुछ इस तरह का, और बड़ी यहाँ पे कंप्यूटर में इनपुट करने के लिए हम कुछ लाइट पेन भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो ये भी इनपुट डिवाइस के तौर पे इस्तेमाल हो रहा होता है। तो ये मेरे बच्चे हमारे इनपुट डिवाइसेस थे। OCR तो हमने पढ़ लिया ना पीछे बेशरम, OCR नहीं पढ़ा था? हाँ ये नहीं पढ़ा, भैया। लो भैया, नेक्स्ट क्या है? ऑप्टिकल मार्क रीडर। सॉरी किधर है वो? ओ सॉरी, वही तो मैं कह रहा हूँ, ये तो हमने पढ़ लिया। किधर है ऑप्टिकल करेक्टर? OCR बेटा पता क्या है ऑप्टिकल करेक्टर रिकग्निशन? ये जो स्कैनर है ना, स्कैनर पता क्या करता है, कोई भी आप डॉक्यूमेंट स्कैनर के अंदर रखते हो, वो उसकी इमेज लेके कंप्यूटर को दे रहा हो। लेकिन मेरे बच्चे ये OCR ऑप्टिकल करेक्टर रिकग्निशन की बड़ी सारी एप्लीकेशंस, अगर वो आप वो एप्लीकेशन कर लेते हो, आप किसी भी पेज के ऊपर इसको अगर आप स्कैन करते हो, वो एक एक करेक्टर को रिकग्नाइज करके उसको एडिटेबल फॉर्म में आपके कंप्यूटर में लेके जा रहा होता, आपके मोबाइल में लेके जा रहा होता। तो मैंने एक एप्लीकेशन कर रखी थी, बिल्कुल गूगल वाली भी थी, मैंने एक एप्लीकेशन कर रखी थी और बच्चों को हमेशा दिखाया करता था। उसके बाद पता नहीं वो एप्लीकेशन किसी ने वो कर दी, उसका काम ही खत्म हो गया, वो कभी काम ही नहीं करती थी। तो ये क्या है कि जैसे ही अगर कोई किताब है उसके सामने आप इसको वो करोगे, स्कैन करोगे, तो उस किताब के पूरे का पूरा पेज एज इट इज उसको ऐसे की शक्ल में लिखकर आपके सामने दे देता है। तो ये क्या है? ये ऑप्टिकल करेक्टर रिकग्निशन है, जो ऑप्टिकली हर एक करेक्टर को रिकग्नाइज करता था और पूरी पूरी लाइन को वो स्कैन कर करके एक एक लफ्ज को उठा रहा हो। यहां तक बात समझ आ रही है?
परेशान तो नहीं? 15 मिनट हैं और बस। आसान आसान बातें हैं मेरे बच्चे। कल हमने इंतहाई काम की बातें पढ़नी है, लेकिन आज अगली जो नेक्स्ट हमने पढ़ना है ना, स्टोरेज डिवाइसेस, ये तो 1 मिनट का काम है, 2 मिनट में वो स्टोरेज डिवाइसेस हो जाएंगे। वो बड़ी दफा पूछ सकते हैं पेपर, स्ट्रेट फॉरवर्ड। और यहां से मैंने पहले कह दिया क्वेश्चन वैसे स्ट्रेट फॉरवर्ड आता है। लो बेटा देखिएगा मेरे बच्चे, जब आपने कंप्यूटर में डाटा प्रोसेस कर लिया, अब आप उसका आउटपुट किस किस शक्ल में ले रहे होते हो कंप्यूटर से। अब उसके लिए सिंपल सा सबसे पहले मॉनिटर, आप मॉनिटर इस्तेमाल करते हो। आप देखते हो ना कि आपने डेस्कटॉप वगैरह के साथ आपने मॉनिटर भी अटैच किया होता है, तो जो भी आप डाटा प्रोसेस कर रहे होते हैं मॉनिटर के ऊपर आप देख रहे होते हो। ऐसे मेरे बच्चों, तो मॉनिटर भी डेफिनेटली वो आउटपुट के लिए इस्तेमाल करता है। जैसे जो कंप्यूटर का प्रोसेस डाटा है उसको हम, ये क्या बकवास करेंगे वो आज सामान, बस उसको बैठाना याद नहीं लगा यहाँ। नहीं, इसको तो इंशाल्लाह ऐसा वो करेंगे, ये रखेगा याद, लगाएंगे, लेकिन भला उसने जो भी किया। तो बेटा देखिएगा, तो सबसे पहले मॉनिटर, तो मॉनिटर में आगे कह रहा है कि ये टाइप्स जस्ट वैसे ही याद कर लीजिएगा। ये क्या पूछेगा आपसे, किस किस तरह के मॉनिटर हुआ करते थे, ना तो इनकी डिटेल है ना लैन ना देन। तो कहता है सीआरटी, कैथोड रे ट्यूब भी, इस तरह के मॉनिटर भी जो शुरू में थे। वो टीवी हुआ करते थे ना, जिसको दूर से छितर मारते थे चलता था, वो कैथोड रे ट्यूब वाला हुआ करता। शायद वो भी हमारे जमाने का है, आपके जमाने में ना हो। वो उसके सामने एक खिड़की लगी होती थी, वो खिड़की पहले हम खोलते थे उसको, फिर वो क्या करता था बड़ा सारा, और जैसे वो खत्म हुए तो उसके बाद आपने क्या किया, उसके वो क्या कहते थे, वो जो जानवरों की खुरलियां होती है वो बना ली उसकी। ऐसे ही हुआ है गांव के अंदर, लोगों ने बड़े रखे हुए। तो कैथोड रे ट्यूब वाले ये भी मॉनिटर हुआ करते थे। फिर मजीद टेक्नोलॉजी एडवांस हुई, एलसीडी आ गई, और मजीद टेक्नोलॉजी एडवांस हुई तो एलईडी, मजीद एडवांस हुई ब्लू रे, ये वो सारा कुछ आपके सामने। नोट, खैर ये मॉनिटर है। उसके बाद प्रिंटर की बात आ गई। बेटा कुछ भी आप कंप्यूटर में प्रोसेस करो उसका प्रिंट ले लो। ये किताबें आपके सामने प्रिंटर की शक्ल में ही है ना, ये कहीं ना कहीं कंप्यूटर में प्रोसेस हुई होगी और उसके बाद प्रिंट ले लिया, उसको मजीद उसकी कॉपी कर ली। तो ये प्रिंटर जो है, और ये प्रिंटर दो तरह के होते हैं, इम्पैक्ट या नॉन इम्पैक्ट। हमें इससे कोई लेना देना नहीं, इम्पैक्ट कौन सा होता है, नॉन इम्पैक्ट कौन सा है। आपकी किताब में इसकी डिटेल नहीं है तो हरगज भी आपसे नहीं पूछेगा। हाँ, एग्जाम्पल पूछ सकता है, बताओ आउटपुट डिवाइसेस कौन से होते हैं और उनकी एग्जाम्पल भी दो। तो ये एग्जाम्पल आप उनकी बता रहे होंगे, टाइप्स उनकी बता रहे होंगे। तो बेटा उसके बाद स्पीकर, ये भी आप जैसे मान लो ये लेक्चर रिकॉर्ड किया, उसको बाद सुन भी लो स्पीकर के थ्रू। ये मैं बोल रहा हूँ, ये स्पीकर के थ्रू आपको आवाज भी आ रही होगी, तो स्पीकर इस्तेमाल हो रहे होते हैं। उसके बाद हेडफोन, हेडफोन भी हम आउटपुट के सुनने के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। प्रोजेक्टर आपके सामने लगा हुआ, ये सारा प्रोसेस किया और आपको आउटपुट दिखाने के लिए क्या किया हमने, प्रोजेक्टर को इस्तेमाल करके आपके सामने आउटपुट रखा हो। तो ये कुछ डिवाइसेस हैं मेरे बच्चे जो आउटपुट के तौर पे इस्तेमाल होती हैं। लो बेटा इंतहाई इंपॉर्टेंट स्टोरेज डिवाइसेस, ये भी आपको पता है, टेक्नोलॉजी के दौर के बच्चे हो सारे, सारा आपको पता है। और याद रखो हम बड़े कीमती लोग हैं, ये जो 80-90 के लोग हैं ना, ये बड़े कीमती हैं। उस वक्त चले हमारे दौर में तो ऑलमोस्ट आ गई थी लाइट, कुछ एरियाज में तो अभी भी नहीं है, लेकिन उस वक्त ये जितनी भी डेवलपमेंट देख रहे हो इतनी थी नहीं, कहीं दूर दराज ही होगी। और हम लोगों ने अपनी आंखों के सामने कहां से मामला कहां तक जाते देखा है, इसलिए हमारी कदर किया करो बेशक। बेटा स्टोरेज डिवाइसेस, हमने क्या पढ़ा था कि जब आपने कंप्यूटर को इनपुट दिया, कंप्यूटर ने क्या किया, उसको प्रोसेस किया, और प्रोसेस करने के बाद फौरन से आउटपुट नहीं दे रहा होता, सम टाइम उसी डाटा को स्टोर करके भी रख रहा होता है। लेकिन ये स्टोर किन डिवाइसेस में करता है, किन जगहों पे हो रहा होता है, उसके लिए मेरे बच्चे यहाँ पे याद रख लीजिएगा टाइप्स ऑफ स्टोरेज कौन कौन से। और मैं बार बार कह रहा हूँ बहुत अहम पूछेगा आपसे, टाइप्स ऑफ स्टोरेज बताओ तो कौन सी है। सबसे पहले क्या है, प्राइमरी स्टोरेज। याद रखो ये वो स्टोरेज है जब कंप्यूटर बनाते वक्त कंपनी ने फैक्ट्री के अंदर ही इसमें एक स्टोरेज रख दिया, जिसको हम कह रहे हैं ये क्या है, प्राइमरी स्टोरेज। और ये किस किस शक्ल में कंप्यूटर में पड़ा होता है, रैम, रोम और कैशे मेमोरी की शक्ल में, रीड ओनली मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये इन शक्लों में कंप्यूटर में लगी होती है। अच्छा देखिएगा, इसको मैं और सादा अल्फाज में बताऊं, जब आप कंप्यूटर में डाटा डाले जा रहे होते हो, लिखे जा रहे हो, लाइट गई, सारा डाटा गायब, ऐसे ही ना मेरे बच्चों, याद रख लीजिएगा। नो किधर, कौन कह रहा है नो, तो कर तो सही।
और ठहर जा भी, ठहर जा, देख तो सही। आप कंप्यूटर में डाटा एंटर करते जा रहे हो, कंट्रोल एस नहीं किया। याद रखो, जितना मर्जी आप सारा दिन बैठ के लिखते रहो, कंट्रोल एस ना करो, कंप्यूटर में वो सारा डाटा सेव रहेगा। ऐसे ही ना मेरे बच्चे। लेकिन अगर लाइट चली गई, फौरन से सारा डाटा गायब। ये जो डाटा सेव हो रहा था, किस मेमोरी पे सेव हो रहा था? ये प्राइमरी स्टोरेज। जैसे ही आप कंट्रोल एस करते हो ना, आपसे ऑप्शन पूछता है, अब मैं डाटा कहां पे सेव करूं? अब जो कंट्रोल एस के बाद जिस जगह पे आप सेव कर रहे होते, वो सेकेंडरी स्टोरेज होता है। लेकिन उससे पहले जहां पे डाटा सेव हो रहा होता है, कंट्रोल एस करने से पहले, वो कंप्यूटर की अपनी इंटरनल मेमोरी में सेव हो रहा होता है, और उसको हम क्या कहते हैं? ये क्या है? प्राइमरी स्टोरेज है। इसकी खूबियों में से एक खूबी कह लो या खामी कह लो, इसका क्या है? ये वोलाटाइल होता है। वोलाटाइल इन नेचर मतलब क्या? जैसे ही लाइट गई, सारा डाटा गायब, अगर आपने कंट्रोल एस नहीं किया हो। इसलिए पाकिस्तानियों की तो इतनी गंदी आदत है, एक लफ्ज भी लिखेंगे कंट्रोल एस, एक लफ्ज कंट्रोल एस। मेरे तो खुद की बड़ी गंदी आदत है, क्योंकि इतनी मेहनत से एक बंदा चीज बना रहा होता है, ये ना हो कि लाइट गई और सारे का सारा गायब। तो क्या है मेरे बच्चों? तो इस तरह की, और ये याद रखो, ये डायरेक्टली सीपीयू के साथ ये मेमोरी अटैच होती है। ये सीपीयू को अपनी प्रोसेसिंग करने में ये एक्चुअली में मेमोरी मदद कर देती है। इसलिए देखो ना, स्पीड बढ़ाने में, ये करने में आप क्या करते हो? इस मेमोरी को बढ़ा रहे होते हो। ऐसे ही मेरे बच्चों, नहीं पता लैपटॉप पे भी होती है? क्यों नहीं होता लैपटॉप पे? तो मैं क्या हवा में बातें कर रहा हूँ? हद होगी यार। कहते हैं लैपटॉप पे तो कोई इश्यू नहीं होता। वो अपनी सेंस लेके बैठ कहते हैं उसमें बैटरी होती है, आपको नजर तो आ रहा होता है ना बैटरी कम है या ज्यादा है। चलो चलो ठीक हो गया। लो बेटा, अब वो आपसे पूछेगा बताओ प्राइमरी स्टोरेज क्या होता है, और इसकी एग्जांपल भी दो। ये बातें भी आप लिखोगे, और जितनी लिखी जाए, हरगज भी किताब वाली बातें, ये अल्फाज इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। अपने अल्फाज में बल्कि क्या कीजिएगा, अगर वो पूछा बताओ प्राइमरी स्टोरेज क्या है, ये तो कहानी से लिख रखी है ना उसने, ये एक पॉइंट बना दो, रोमन में लिखते जाओ पॉइंट 1, इसके बाद ये पॉइंट 2, इसका प्रेजेंटेशन को जितना हो सके पॉइंट 3, जो भी है पॉइंट 4, इस तरह कर करके इसको लदा लदा करके अच्छी प्रेजेंटेशन करो। जितना एग्जामिनर को फैसिलिटेट करोगे, उतना ही एग्जामिनर आपसे खुश होगा और आपको पास करके। जितना उसको तंग करोगे, अजीबोगरीब कहानी लिख के ढूंढ इसमें से मैंने लिखा क्या है, फिर कहेगा इस दफा तो समझ नहीं आ रहा, अगली दफा तो हो सकता तुझे अगर आ जाए, तो अगली दफा तो फेल करके दोबारा फिर आपसे पेपर ले रहा हूँ। इसलिए ध्यान से लो बेटा। तो ये पूछेगा आपसे, याद रख लीजिएगा, ये पूछेगा एग्जाम्पल प्लस प्राइमरी स्टोरेज। लो भाई, जिसको फिर भी यकीन ना आ रहा हो, ये है रैम, रोम और कैशे मेमोरी है, नजर आ रहा है? चले लो बेटा, नेक्स्ट क्या है? सेकेंडरी स्टोरेज। जब आप कंट्रोल एस करते हो, कंट्रोल एस करने के बाद जहां पे डाटा सेव हो रहा था, इनमें से कोई एक होता है, पक्की बात है, इनमें से कोई एक होता है, और ये कंप्यूटर का इनबिल्ट डाटा नहीं होता। इनबिल्ट का मतलब क्या है? तो फैक्ट्री से ही उसमें स्टोरेज जो आ रहा हो, ये वो नहीं है, जो मोस्टली आप खुद उसके साथ अटैच करते हैं। या बात कर, मान लो कि उसके एक्स्ट्रा पैसे ले रहे होते हैं, सर इतनी जीबी इसमें वो है, हार्ड है, उसके अलग से पैसे, नहीं तो आप खुद से डलवाना चाहें तो आपकी मर्जी। तो कंट्रोल एस करने के बाद जिन डिवाइसेस में डाटा सेव हो रहा था, वो हमारे लिए कौन से हैं? सेकेंडरी। ये वोलाटाइल नहीं होते। यहाँ पे जो डाटा स्टोर है डेफिनेटली एक परमानेंट किस्म का है, और इसकी एग्जांपल कौन कौन से उसने दे रखी है? क्लाउड ड्राइव है, हार्ड डिस्क है, यूएसबी है, ये एग्जांपल है। वही बात दोबारा से इसको ऐसे ही कर लीजिएगा। लेकिन ये कहता है कि उस तरह वोलाटाइल नहीं है जिस तरह वहां पे हुआ करता था, ये नॉन वोलाटाइल है, यानी कि यहाँ पे डाटा लाइट साइड जाने से गायब नहीं हो रहा होगा, ये आपके सामने दोबारा आ रहा होगा। टर्शियरी स्टोरेज, नाम से ही जाहिर है ये तीसरी किस्म का स्टोरेज है। एक तो हमने प्राइमरी देखा, फिर सेकेंडरी देखा, अब बात आ गई टर्शियरी स्टोरेज। पता क्या होता है? देखो मेरे बच्चों, ये जो सेकेंडरी स्टोरेज है, चाहे हमने खुद कंप्यूटर के साथ अटैच किया है, किसी न किसी तरह ये कंप्यूटर के साथ ही अटैच होता है। अगर मान लो कि कोई बंदा वो कंप्यूटर ही उठा के ले गया, फिर क्या करोगे? अगर जहां पे कंप्यूटर पड़ा हुआ है वहीं पे ये डिवाइसेस भी साथ लगे हुए हैं, स्टोरेज डिवाइसेस, अगर आग लग गई तो फिर क्या करोगे? पानी आ गया, वहां पे सैलाब आ गया, तो फिर क्या करोगे? तो ये कहीं ना कहीं हमेशा खतरा रहता है। यहाँ पे हमारे पास इस तरह के मामला को रिजॉल्व करने के लिए हमारे पास आ रहे थे टर्शियरी स्टोरेज। ये जो बैंक है ना, सारे दिन की जितनी ट्रांजैक्शन हो रही होती है,
जहां पे इनके सेकेंडरी स्टोरेज में सेव हो रहा था, उसी का बैकअप लेकर इस तरह की ये फ्लॉपी डिस्क या मैग्नेटिक टेप्स के ऊपर क्या कर रहे थे, इसको राइट करके किसी और रिमोट लोकेशन के ऊपर जाके रख देते हैं। उसी बिल्डिंग में नहीं रखते। इस बिल्डिंग में अगर आग लगे, कुछ इस तरह का मामला हो, तो कम से कम हमारे पास बैकअप पड़ा, हम उठा के लाके वहां से डाटा दोबारा कंप्यूटर में इंस्टॉल करें और उसको इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। हर रोज का हर डेट के साथ वहां पे अलहदा से इन डिस्क के ऊपर, इन फ्लॉपी डिस्क या इन मैग्नेटिक टेप के ऊपर डाटा स्टोर करके किसी थर्ड लोकेशन के ऊपर, किसी और रिमोट लोकेशन के ऊपर इसको सेव कर रहे होते हैं। इसको बात समझ रहे हो? इसको कह रहे हैं ये टर्शियरी स्टोरेज। तो एग्जांपल कौन कौन सी है? मैग्नेटिक टेप और ऑप्टिकल डिस्क। ये हमारे दौर में हुआ करती थी, अब भी है खैर, लेकिन अब कम ही है। वीसीआर हुआ करता था और वहां पर तो काफी पुराना है। लोडा देखिएगा, नेक्स्ट है ऑफलाइन स्टोरेज या डिस्कनेक्टेड स्टोरेज। एम जबरदस्ती इन्होंने ये टाइप बना, हालांकि टर्शियरी स्टोरेज में इधर उधर इसको भी फिट कर सकते थे, लेकिन उन्होंने बना दी। आपके लिए नंबर ही है ना, तो आप इसको याद करके लिख दीजिएगा। तो मेरे बच्चे, ऑफलाइन स्टोरेज या डिस्कनेक्टेड स्टोरेज क्या है? मैंने ये चंद दिन पहले, जो भी है हर बंदे टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट पे डिपेंड कर रहा था, मेरी नहीं है इंटरेस्ट है, मैंने छोटे भाई को सारी तस्वीरें वीडियो जो पड़ी हुई थी ना, मैं छोटे भाई को भेजी, मैंने कहा इसको सेव कर ले। कहता है यार ये तो तू खुद भी कर सकता है। मैंने कहा वो कैसे? हालांकि थोड़ा सा आइडिया तो, लेकिन कौन उस दिक्कत में पड़े। कहते इस तरह ये बना ना, गूगल पे ये सारा ऑप्शन अवेलेबल है, ये जी ड्राइव होगी, उसमें सारा डेटा तेरा ऑटोमेटिकली सेव होता रहेगा। अब मैं वो बनाऊं उसके साथ अकाउंट, और मैं फिर वो अकाउंट भूल जाता हूँ जिसके ऊपर मैंने सारा किया होता है जो भी। तो इसका मतलब क्या हुआ? वो जो स्टोरेज है जिसको आप गूगल ड्राइव कहते हो, जी ड्राइव कह रहे होते हो, मुझे बताओ क्या वो स्टोर डाटा आपके कंप्यूटर में हो रहा होता है? अगर आपके मोबाइल में यहाँ पे वो सारे का सारा डाटा स्टोर होता है कि मोबाइल गुम हो तो वो सारा डाटा भी जाना चाहिए उसके साथ, ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो किसी रिमोट लोकेशन के ऊपर जो सर्वर पड़े हुए हैं, जो आप आईटी में पढ़ के आए हो, उसमें जो चैप्टर नंबर 9 बिजनेस कम्युनिकेशन में, कि क्या होता है, ये जितनी आपकी वेबसाइट्स हैं, इनका सारे का सारा डाटा किसी रिमोट लोकेशन के ऊपर कुछ बड़े बड़े सर्वर पड़े हुए हैं, ये सारा डाटा एक्चुअली उन सर्वर्स के ऊपर पड़ा हुआ है जो हर वक्त आपके लिए एक्सेसिबल होता है। तो वो सर्वर, वो जो जी ड्राइव है, वो हमारे लिए क्या है? वो हमारे लिए ऑफलाइन स्टोरेज या डिस्कनेक्टेड स्टोरेज है। और इसमें क्या बता दिया उसने? ऑफ साइट लोकेशन, ऑफलाइन वेब सर्वर, ऑफलाइन पोर्टेबल डिवाइसेस। हालांकि यही बातें हमने टर्शियरी में भी पढ़ी, लेकिन इसने यहाँ पे फिट कर दी। इट्स ओके। यहां तक की बात समझ आ रही है बेटा? इतना ही काफी है। कल हमने इंतहाई इंपॉर्टेंट डिस्कस करना है मेरे बच्चे, छुट्टी ना कीजिएगा, पेपर इंशाल्लाह पास हो जाएगा जी। रेगुलर क्लास में टेस्ट हो, रेगुलर क्लास में टेस्ट। आ बेटा चलो, आ बेटा चलो, एक मिनट रुकिएगा बेटा। एक मिनट बेटा बैठ जाओ, एक मिनट रास्ता दे दो।